तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शैश कोड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ कि आज की वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करने वाले। हम सीखेंगे कि कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है, जावा की कलेक्शंस की हायरार्की क्या होती है, कितने तरीके के हमारे पास कलेक्शन होते हैं, उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब उनमें डेटा कैसे स्टोर कर सकते हैं, उनसे डेटा कैसे गेट कर सकते हैं, उनको कैसे प्रिंट कर सकते हैं, उनको किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में कैसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्लस थोड़े बेसिक सीखेंगे। जैसे कि अगर मैंने स्टैक की बात करी तो स्टैक क्या होता है, बस उतना ही। स्टैक क्या होता है, क्या करता है, क्यू क्या होता है, क्या करता है। बिकॉज इनके बारे में अगर आपको डिटेल में सीखना है तो ऑलरेडी अलग से हर एक डेटा स्ट्रक्चर पे एक अलग प्लेलिस्ट है। और अगर आप जावा प्लस डीएसए कोर्स देख रहे हो या फिर डीएसए कोर्स देख रहे हो तो इसके अंदर आपको ऑलरेडी ऑर्डर में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटा सा प्रीरिक्विजिट है। आपको जावा के बेसिक्स आने चाहिए। ठीक है, जावा के बेसिक्स आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एरे वगैरह क्या होते हैं, सिंपल सा। और आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है या उप्स का कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, मतलब कि क्लासेस क्या होती है, इंटरफेस क्या होते हैं। ये सारी बेसिक नॉलेज अगर आपके पास है तो यू आर गुड टू स्टार्ट दिस लेक्चर। बाकी आपको कोई भी डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पता होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सारे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में ऑन द फ्लाई पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, ग्रेट, समझ में आया, चलो बढ़िया। ओके, तो सबसे पहले जो सबसे बेसिक चीज़ है उसकी बात करते हैं कि कलेक्शन फ्रेमवर्क में हमारा फ्रेमवर्क है क्या, ये करता क्या है। ठीक है, तो एक्चुअली फ्रेमवर्क होता क्या है, जैसे मान लो स्टैक बना दिया गया, ठीक है, क्यू बना दिया गया और आपको यूज़ करना है तो आप डायरेक्टली इनके फ्रेमवर्क से कॉल करके यूज़ कर सकते हो। आप उसको यूज़ करो, आपको उसको क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। तो ये फ्रेमवर्क का इंपॉर्टेंस होता है कि किसी ने ऑलरेडी एक काम कर दिया, उसको उसने उस चीज़ को अवेलेबल कर दिया है तो आप जा करके उसको यूज़ करो। आपको फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं है। कलेक्शन फ्रेमवर्क में ऑलरेडी गिवन है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। हाँ, अगर आप पहली बार सीख रहे हो तो आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि स्टैक कैसे काम करता है, कैसे खुद से बनाया जा सकता है। बट फ्रेमवर्क क्यों दिया जाता है, ताकि आप उसको यूज़ कर पाओ। ठीक है, अभी अगर मैंने आपको थोड़ा अच्छा एग्जांपल देना है तो HTTP के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो बड़ा सिंपल तरीका थोड़ा बता देता हूँ कि कोई भी दो एंटिटीज़, हमारे मोबाइल हो गए, कंप्यूटर हो गए, सर्वर्स हो गए, वेब ब्राउजर्स हो गए, किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच में कनेक्शन के लिए अगर आप HTTP प्रोटोकॉल यूज़ करते हो तो कुछ चीज़ें आपको होनी चाहिए आपके पास। फॉर एग्जांपल आप लिसन कैसे करोगे, ठीक है, कौन से पोर्ट पे आप लिसन करने वाले हो, कैसा आपका डेटा कैसा आने वाला है, वो डेटा किस तरीके से पैकेट्स में अरेंज होगा। देन टीसीपी, अंडरलाइन टीसीपी यूज़ होता है तो टीसीपी को आप कैसे हैंडल करोगे। तो ये सारी चीज़ों का कोड ऑलरेडी किसी ने लिख दिया है। तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली HTTP का फ्रेमवर्क यूज़ करोगे कि भाई ये फ्रेमवर्क मैंने यूज़ किया, ये जो जो मेथड प्रोवाइड कर रहे हैं उसको यूज़ कर लो। अगर मुझे पोस्ट कुछ रिक्वेस्ट भेजनी है तो मैं पोस्ट वाला मेथड यूज़ करूँगा, गेट करना है तो गेट वाला करूँगा। सो दिस इज़ एज सिंपल एज दैट कि आपको फ्रेमवर्क इसलिए दिया जाता है कि ऑलरेडी कोई चीज़ बनी है उसको यूज़ कर लो, स्क्रैच से बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब कलेक्शन फ्रेमवर्क ऐसा क्या प्रोवाइड करता है। कलेक्शन फ्रेमवर्क आपका डेटा स्ट्रक्चर्स का फ्रेमवर्क है। मतलब आपके स्टैक हो गए, ठीक है, आपके एरे लिस्ट हो गए, देन आपके लिंक्ड लिस्ट हो गए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई हैं इस कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर। जाओ और सिंपल यूज़ करो। ठीक है, तो समझ में आया कलेक्शन फ्रेमवर्क का काम क्या होता है। अब आते हैं और आपको एक हायरार्की डायग्राम दिखाते हैं जिससे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, तो इस समय आपको आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, अब ये डायग्राम में कुछ ब्लू है, कुछ ग्रीन है। तो जो ब्लू है आपके वो है इंटरफेसेस और जो ग्रीन है वो है क्लासेस। सो अब इनके बीच में यार बेसिक डिफरेंस तो आपको पता ही होना चाहिए। इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स होते हैं उनकी डेफिनेशन नॉर्मली नहीं होती है और जो क्लास उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही होती है उसको उस फंक्शन की डेफिनेशन बतानी पड़ती है। ठीक है, ये नॉर्मल क्लास और इंटरफेस के बीच में डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे एक्सटेंड और इम्प्लीमेंट क्या होता है। एक्सटेंड मतलब आप किसी भी चीज़ की, इंटरफेस की या फिर क्लास की प्रॉपर्टी अपने अंदर ट्रांसफ़र कर रहे होते हो, आप किसी के चाइल्ड बन रहे होते हो, किसी को अपना पेरेंट बना रहे होते हो, तो वहाँ पे एक्सटेंड का कॉन्सेप्ट आता है। इम्प्लीमेंट क्या होता है कि आपने उसका मेथड लिया और खुद में डिफाइन कर लिया, उसके पास डेफिनेशन नहीं थी, आपने डिफाइन करके दे दिया। ठीक है, ग्रेट। चलो लेट्स अंडरस्टैंड नाउ। जो फर्स्ट इंटरफेस हम समझेंगे दैट इज आइटरेबल इंटरफेस। ठीक है, आइडियली हम लिस्ट से शुरू करेंगे बट क्योंकि हमें हायरार्की फॉलो करनी तो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। ठीक है, तो आइटरेबल क्या होता है। आइटरेबल बेसिकली आपका एक इंटरफेस होता है जिसके अंदर एक आइटरेटर मेथड होता है। ठीक है, आइटरेटर मेथड होता है। जो भी इस मेथड को इंप्लीमेंट करता है उसको पावर ये मिल जाती है कि वो क्या कर सकता है, अपने लिस्ट को प्रिंट कर सकता है इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। ठीक है, अब जो मैंने आइटरेटर की बात करी तो यहाँ पे देखो साइड में आपको दिख रहा होगा
आइटरेटर एंड लिस्ट आइटरेटर। तो लिस्ट आइटरेटर बाय द नेम आपको बताते हैं क्या करेगा, लिस्ट को आइटरेट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। एनीवे ये सारी चीज़ें अभी हम थोड़ा थोड़ा करके इंप्लीमेंट करेंगे तब आपको समझ में आएगी, बट जस्ट टू लेट यू नो, आइटरेबल क्या होता है, कोई भी चीज़ जिसको आप आइटरेट कर सकते हो। अब जो आपका कलेक्शन होता है, अब यहाँ पे देखो कलेक्शन नाम का भी एक इंटरफेस होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, आपको पूछा जाएगा कि कलेक्शन क्या होता है, तो कलेक्शन एक इंटरफेस होता है, ठीक है, समझ में आया, ग्रेट। अब कलेक्शन इंटरफेस आइटरेबल को क्या कर रहा है इस समय, डार्क लाइन क्या बोलती है, एक्सटेंड। एक्सटेंड मतलब कि अब इसके पास भी आइटरेबल की प्रॉपर्टीज है, मतलब ये आइटरेटर ऊपर से नीचे तक ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है। तो जो भी इस कलेक्शन इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा उसको इस आइटरेटर को भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, सिंपल, ग्रेट। अब आपके कलेक्शन के अंदर तीन चीजें हैं, लिस्ट, क्यू एंड सेट, ठीक है। सेट पे एंड क्यू पे बाद में आएंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि लिस्ट क्या होती है। ओके तो लिस्ट यार आपकी एक्चुअली बहुत सिंपल होती है। लिस्ट का मतलब होता है कि आप चीज़ों को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में स्टोर करते हो, मतलब यूजर ने जिस ऑर्डर में इंसर्ट किया है वो ऑर्डर मेंटेन करता है आपका लिस्ट, ठीक है। लिस्ट को आप आइटरेट कर सकते हो यूजिंग लिस्ट आइटरेटर। लिस्ट को आप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में आइटरेट कर सकते हो। लिस्ट आपका इंडेक्सिंग मेंटेन करता है, फॉर एग्जांपल आपकी लिस्ट ऐसे दिखती है, ठीक है, आपने इंसर्ट किया 2 4 5, ठीक है, तो इन सबकी एक इंडेक्स होगी, तो आप इंडेक्स से उस एलिमेंट को गेट कर सकते हो। जैसे आपने सेकेंड टाइम में 4 इंसर्ट किया तो आप इंडेक्स नंबर 1 पे 4 को ही पाओगे और कोई एलिमेंट वहां पे नहीं आ जाएगा। अब आप बोलोगे भाई ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, एरे भी करता है, हाँ, लेकिन आपके कई सारे डेटा स्ट्रक्चर्स, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, वहां पे हम आएंगे, वो ये चीज़ मेंटेन नहीं करते, ठीक है। अब और खूबी आपकी लिस्ट की क्या होती है, लिस्ट आपके डुप्लीकेट्स को स्टोर कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 2s हो सकते हैं बिना किसी इशू के। अब आप बोलोगे यार ये भी बहुत सिंपल है, मैं अगेन नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ लोग नहीं स्टोर करते हैं, ठीक है, तो उन पर भी अभी हम आएंगे। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ओके ये होता है लिस्ट इंटरफेस। अब लिस्ट भी क्या है, इंटरफेस है, तो इसको कोई ना कोई इंप्लीमेंट करेगा, कौन करेगा, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, देन आपके स्टैक एंड वेक्टर भी होते हैं, ठीक है। वेक्टर की बात हम आज के लेक्चर में नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी नहीं करता है वेक्टर, एक्चुअली यूज भी नहीं होता है, आज नहीं तो कल इसको हटा ही दिया जाएगा। बट हमारा एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट एंड स्टैक, ये तीन चीज़ बहुत कॉमन है, बहुत ही कॉमनली यूज होती है। तो आइए पहली चीज पर डिस्कस करते हैं, दैट इज एरे लिस्ट। ओके सो हमने यहाँ पे क्लास बना रखी है एरे लिस्ट डेमो, इसके अंदर एक मेन मेथड है और अब मैं आपको एरे लिस्ट बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे एरे लिस्ट को इंपोर्ट कर रहा हूँ एंड मैंने यहाँ पे ये जेनेरिक्स फॉलो करता है और हमें यहाँ पे डेटा टाइप बताना पड़ता है, जैसे कि इंटीजर, ठीक है। इसमें आपका इंट कैर फ्लोट काम नहीं करता, एरर आएगा, आपको क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ये सारी क्लासेस के नाम आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। एंड इस एरे लिस्ट का कोई एक नाम दे देते हैं, सो लेट्स कॉल इट एज अ लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। अब ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे की है, ये आपका सिंपल क्या होता है, एक एरे लिस्ट का डिक्लेरेशन होता है। एरे लिस्ट की एक बेसिक कैपेसिटी होती है, उतनी कैपेसिटी का मेमोरी आपको लिस्ट को एलोकेट हो जाता है। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, अपनी चीज़ों को ऐड कर सकते हो, तो लिस्ट डॉट ऐड, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक इंटीजर है, तो मुझे इसमें इंटीजर को ही स्टोर करना पड़ेगा, 7 को मैंने स्टोर कर दिया। नाउ आपके मन में एक कॉन्सेप्ट आ रहा होगा, एक क्वेश्चन उठा होगा कि भैया आपने यहाँ पे इंटीजर क्लास बनाई, ठीक है, इंटीजर क्लास दिया अपने एरे लिस्ट को, लेकिन आपका लिस्ट नॉर्मल इंट वैल्यू को कैसे स्टोर कर रहा है। सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ऑटो बॉक्सिंग, ठीक है। तो ऑटो बॉक्सिंग सिंपल ये कहता है कि भाई मुझे बार बार एक क्लास नहीं बनानी, मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार लिखूं इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ 7, ठीक है। अगर मैं लिखूं इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ 7, तो इसका क्या मतलब है कि मैंने 7 को स्टोर किया। अब इस चीज को मैं कितनी बार लिखूं, बार बार क्यों लिखूं, ठीक है। तो इस चीज को ऑटो बॉक्स कर दिया जाता है कि जो आपका इंट है वो बाय डिफॉल्ट इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आपका कैर है वो बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर क्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वार्निंग दे रहा है ये भी लिखा है अननेसेसरी बॉक्सिंग, मतलब आप फालतू में बॉक्सिंग क्यों कर रहे हो, हम ऑटो बॉक्सिंग तो दे ही रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको हटा करके सिंपल सा अपना 7 स्टोर करना है। सो इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने चीज़ों को ऐड कर दिया। अब ऐड मेथड क्या होता है, ऐड मेथड आपका ऑर्डर में ऐड करता है, तो आपने पहले 7 ऐड किया, मैंने दूसरा 9 ऐड किया, ठीक है। सो अब मैंने कहा था ये इंडेक्सिंग मेंटेन करता है, तो आइए चेक करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिस्ट डॉट गेट, और मुझे यहाँ पे इंडेक्स बताना पड़ेगा। अब मैं कहता हूँ इंडेक्स नंबर 1, यानी कि दूसरा एलिमेंट कौन सा है, इंडेक्स नंबर 0 इज 7, इंडेक्स नंबर 1 इज 9। अगर इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन्ड है तो हमें 9 मिलना चाहिए। आइए इसको रन कराते हैं एंड हमें 9 मिल गया। सो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा राइट साइड में रख देते हैं जिससे कि स्क्रीन आपको बार बार नीचे ना देखनी पड़े, ठीक है।
तो आप देखो हमने यहाँ पे 9 इंसर्ट कर दिया। तो ऐड मेथड क्या कर रहा है, एलिमेंट्स को अपेंड कर रहा है, एक के पीछे एक इंसर्ट कर रहा है। अब मान लो आपको नहीं चाहिए कि एलिमेंट एक के पीछे एक इंसर्ट हो, आपको किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे एलिमेंट को स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल अभी मेरी लिस्ट में 7 एंड 9 है, ठीक है। मैं अपनी लिस्ट को अगर यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, फाइम प्रिंटिंग दिस लिस्ट, रन इट, तो आप देखो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हमारा 7 एंड 9, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इंडेक्स नंबर 1 पे 8 आ जाए और 9 आगे चला जाए, आगे शिफ्ट हो जाए, इंडेक्स नंबर 2 पे चला जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ लिस्ट डॉट ऐड, ठीक है। पहले मैं इंडेक्स दूंगा, यानी कि मुझे इंडेक्स नंबर 1 पे स्टोर करना है क्या, लेट्स से मुझे 5 को स्टोर करना है, ठीक है। तो अब ये देखो आपका ऐड मेथड इंडेक्स नंबर 1 एंड 5 को स्टोर करेगा। अब इसको रन कराते हैं तो 7, 5 एंड 9 बन जाएगा, 7, 5 एंड 9, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे इंसर्ट कर सकते हो। अब मान लो मुझे कोई चीज़ चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मैं इस 5 को अपडेट करके 6 बना दूँ। तो लिस्ट के अंदर एक और मेथड होता है सेट, और यहाँ पे आप बता सकते हो जैसे मुझे इंडेक्स नंबर 1 पे 5 को कन्वर्ट करना है 6 में, ठीक है। तो मैंने लिस्ट डॉट सेट कर दिया। अब अगर हम इसे रन कराएंगे तो आप देखो हमारे जो 5 है 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेट क्या करता है, चीज़ों को अपडेट करता है इंडेक्स पे जा करके। ऐड क्या करता है, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे भी ऐड कर सकता है, और इंडेक्स अगर आप नहीं दे रहे हो तो अपेंड करता जाएगा। अब मान लो मुझे अगर स्टार्टिंग में इंसर्ट करना है, इंसर्शन एट दी 0th इंडेक्स, तो उसके लिए हम सिंपल यूज़ कर सकते हैं लिस्ट डॉट ऐड फर्स्ट, ठीक है, ऐड फर्स्ट। अब इसमें अगर मैंने लग दिया 10, तो क्या होगा, 10 पहले आ जाएगा। लेट्स रन दिस, तो 10, 7, 6, 9 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। अब इसी तरीके से एक होता है ऐड लास्ट, लेकिन आपको पता है कि नॉर्मल ऐड और ऐड लास्ट एक ही तरीके से काम करता है, ठीक है। लेट्स इंसर्ट 8, ठीक है। तो ये आपका ऐड लास्ट, समझ में आया। अब मैं आपको पढ़ाने क्या आया था, मैं आपको लिस्ट पढ़ाने आया था। मैंने आपको सिंपली क्या बोला कि एरे लिस्ट आपके लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। तो एरे लिस्ट तो हमारी एक क्लास है, ये तो क्लास का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं और उस लिस्ट को इनिशियलाइज कर रहे हैं एरे लिस्ट से, ठीक है। तो लिस्ट हमारी इंटरफेस है और एरे लिस्ट हमारा क्या है, क्लास है। अब यहाँ पे आपको एरर क्यों आ रही, क्योंकि मैंने लिखा है java.util.array list। अब आपका जितना भी कलेक्शन फ्रेमवर्क है सब आपके यूटिल पैकेज में होता है। तो आप इस तरीके से कंप्लीट पैकेज को इंपोर्ट कर सकते हो java.util.star, या आप java.util.list और एरे लिस्ट अलग से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपने देखा किस तरीके से हमने लिस्ट को इम्प्लीमेंट किया यूजिंग एरे लिस्ट, ओके। अब अगर मुझे इस लिस्ट को, अभी तो मैं यहाँ पे system.out.println कर रहा हूँ, बट कई बार हमें क्या होता है कि हम लिस्ट के अंदर कोई और क्लास, कस्टम क्लास लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसको कैसे प्रिंट करेंगे, तो आइए उसको थोड़ा सा देखते हैं। लेट्स क्रिएट वन कस्टम क्लास, क्लास स्टूडेंट, ठीक है। और हम स्टूडेंट में बस एक इंट रोल नंबर दे देंगे एंड स्ट्रिंग नेम दे देंगे, और इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। सो यहाँ पे हम दे देंगे एक रोल नंबर और नेक्स्ट दे देंगे यहाँ पे स्ट्रिंग नेम, ठीक है। एंड वी कैन अपडेट दिस डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर एंड दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक है। ये दो चीज़ हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे एक नई लिस्ट बनाऊं, लिस्ट 2, ठीक है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट लिस्ट 2 इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड करते हैं, सो लिस्ट 2 डॉट ऐड, इधर हम ऐड करेंगे हमारे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, सो न्यू स्टूडेंट, ठीक है। अब रोल नंबर 1 और नेम पास कर देते हैं, लेट्स से शाश्वत, ठीक है। रोल नंबर 1 और एस से शुरू हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई बात नहीं। तो ये हमारा स्कूल है, इसमें हमारे रूल्स चलते हैं, ठीक है। तो ये आ गया रोल नंबर 2, इधर हम लेके आएंगे अमन को, ठीक है। ओके, सो अब देखते हैं अगर हम system.out.println list 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। तो क्या लगता है आपको, क्या लिस्ट 2 प्रिंट होगी, आइए देखते हैं। तो ये देखो, ये क्या बवाल है, ये क्या आ गया, ये लिस्ट एट द रेट, ये सब क्या आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। तो जब भी हम किसी भी चीज़ को प्रिंट करते हैं उसका डॉट टू स्ट्रिंग मेथड चल जाता है। अब स्टूडेंट के अंदर तो हमने कोई भी डॉट टू स्ट्रिंग मेथड इंप्लीमेंट ही नहीं किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, उसका रेफरेंस प्रिंट हो जाता है। तो हमें यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू स्ट्रिंग, ठीक है। ये हम ओवरराइड कर रहे हैं। ओवरराइड क्यों कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्लास से लेकर के आ रहे हैं। अगेन दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो मुझे यहाँ पे क्या रिटर्न करना है, मैं चाहता हूँ यार यहाँ पे प्रिंट हो दिस डॉट नेम, ठीक है।
अब इससे क्या फ़ायदा होगा, जब मैं इसको रन कराऊंगा तो खाली नेम प्रिंट होगा। देखो शाश्वत है नमन प्रिंट हो गया। अगर आपको पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट कराना है तो आप पूरा ऑब्जेक्ट भी प्रिंट करा सकते हो। दिस डॉट नेम, फिर कॉमा लगा दो, ठीक है, एंड देन प्लस दिस डॉट रोल नंबर। सही है। अब इसको रन कराएंगे तो आप देखो नेम एंड रोल नंबर दोनों आ जाएगा, बट यहाँ कॉमा पे हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं। सो लेट्स डू वन थिंग, इधर लेके आ जाते हैं कुछ ऐसा चीज़, ठीक है, और एंड में भी ऐसा कुछ कर देते हैं, ठीक है, एंड ये क्लोजिंग वाला लगा देते हैं यहाँ पे। तो अभी रन कराओ, अभी देखो क्या होगा। सही है। तो आपका शाश्वतपन एंड अमंटू दो ऑब्जेक्ट्स आ गए। समझ में आया। अब आप सोच रहे होगे यार भैया जो पहले हमने प्रिंट किया वो तो चल गया, ये वाला क्यों नहीं चला था। सो अगेन बहुत सिंपल है, जो आपका टू स्ट्रिंग मेथड है, इंटीजर क्लास अपने अंदर ऑलरेडी कर रही थी, और जो स्टूडेंट था वो तो हमारी क्लास थी, हमने बनाया नहीं था, आलसी लोग हैं, तो अब हमने बना दिया। ठीक है, चलो ये तो एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका आइटरेट करने का क्या होता है, लिस्ट आइटरेटर। ठीक है, सो लेट्स क्रिएट वन लिस्ट आइटरेटर। ये आ गया हमारा लिस्ट आइटरेटर। ठीक है, अब ये किसको आइटरेट करने वाला है, तो हमारा ऑब्जेक्ट टाइप क्या है, हमारी लिस्ट के अंदर इस समय स्टूडेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट आइटरेटर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं लिस्ट आइटरेटर, वेरी इनोवेटिव नेम। ठीक है, इज इक्वल टू, अब हम हमारी लिस्ट लेके आएंगे लिस्ट टू डॉट लिस्ट आइटरेटर। ठीक है, सो इससे क्या हुआ, हमने एक लिस्ट आइटरेटर इनिशियलाइज कर दिया। सो अब इसको कैसे प्रिंट करते हैं, हम यहाँ पे वाइल लूप में लिखते हैं, दो चीजें होती हैं, लिस्ट आइटरेटर डॉट हैश नेक्स्ट। हैज नेक्स्ट आपका एक बुलियन होता है जो कि ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, नेक्स्ट वैल्यू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिस्ट आइटरेटर डॉट नेक्स्ट। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्या होगा, जो भी चीज़ है उसे प्रिंट करके देगा। ठीक है, तो लेट मी कमेंट दिस। ठीक है, मैं ये लिस्ट टू को कमेंट कर रहा हूँ जो मैं प्रिंट कर रहा था। अब इसको रन कराते हैं और आप देखो आपको फिर से शाश्वत एंड अमन मिल जाएगा। प्रिंट एलन यहाँ पे लगाया हुआ है तो एक के बाद एक दिख रहा है। अब आप सोच रहे होगे यार भैया आपने यहाँ पे वाइल लूप लगाया, वाइल लूप के अंदर कुछ भी आइटरेट नहीं कर रहे, तो वाइल लूप से हम बाहर कैसे आ रहे हैं। तो जो हमारा ये नेक्स्ट मेथड होता है ये क्या करता है, करंट वैल्यू रिटर्न करके आगे बढ़ जाता है, और हम उसी वैल्यू को क्या कर दे रहे हैं, प्रिंट कर दे रहे हैं। तो पहली बार में इसने शाश्वत वन रिटर्न करा, आगे बढ़ गया, नेक्स्ट टाइम अमन टू रिटर्न किया, आगे बढ़ गया, और उसके बाद कोई वैल्यू बची नहीं थी तो ये वाइल लूप में चेक हुआ, हैज नेक्स्ट नहीं, फॉल्स, रिटर्न बाहर आ गया। ठीक है, ये आपका फॉरवर्ड मूव हो गया। अब इसी तरीके से मान लो हमें पीछे आइटरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसे कर लेंगे कॉपी पेस्ट। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लिख देंगे हैज प्रीवियस। ठीक है, तो हम बेसिकली आगे तक पूरा आइटरेट कर चुके थे, अब हम हैज प्रीवियस चेक कर रहे हैं, डॉट प्रीवियस। ठीक है, सो यहाँ पे मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इधर हम लिख देते हैं रिवर्स। अब इसको रन कराते हैं। ठीक है, तो आप देखो क्या होगा, पहले शाश्वत वन, फिर अमन टू, फिर अमन टू, फिर शाश्वत वन। ठीक है, अभी लिस्ट आइटरेटर का ऑब्जेक्ट आपका एक ही है, तो आप हैज नेक्स्ट करके एंड तक गए, फिर आप वहीं से प्रीवियस आ रहे हो। अगर मैं बिना नेक्स्ट करे, ठीक है, बिना नेक्स्ट करे डायरेक्ट प्रीवियस रन कराऊंगा तो क्या ये वर्क करेगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपके पहली पोजीशन पे खड़ा है ना, पीछे कोई है ही नहीं, तो हैज प्रीवियस आपका क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। अब आप इनहैंस फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपको आगे पीछे नहीं ट्रैवल करना है, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करना है, तो इनहैंस फॉर लूप यूज़ कर लो। फॉर हमारा ऑब्जेक्ट टाइप क्या है, स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, कुछ भी नाम दे दो, कोलन हमारी लिस्ट का नाम, तो लेट्स कॉल इट एज लिस्ट टू। ठीक है, लेट्स कॉल क्या नाम ही उसका, और इसको प्रिंट कर दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस। अब यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, वी कैन कॉल इट एज इनहैंस्ड फॉर लूप। सो आइए इसको रन कराते हैं, और अब आप देखो कि इनहैंस फॉर लूप आपका पूरा प्रिंट हो रहा है, शाश्वत एंड अमन। ठीक है, बट इनहैंस फॉर लूप आपका सेम डायरेक्शन में जाता है। लिस्ट आइटरेटर का एडवांटेज क्या है कि आप आगे भी जा सकते हो, पीछे भी जा सकते हो। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो भी चाहो यूज़ कर सकते हो। तो मैंने आपको लिस्ट में इंसर्ट करना सिखा दिया, अपडेट करना सिखा दिया, सारी चीज़ सिखा दी, बस एक चीज़ नहीं सिखाई, क्या, रिमूव करना। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू डिलीट समथिंग। सो लिस्ट वन से पहले उड़ाते हैं। ठीक है, नॉर्मल इंटीजर है, इजीली उड़ जाएगा। तो हमारी लिस्ट में अभी क्या है, 10, 7, 6, 9 एंड 8। सो लेट्स ट्राई टू रिमूव लिस्ट डॉट रिमूव। हम डिलीट करते हैं इंडेक्स नंबर 3 से। ठीक है, सो इंडेक्स नंबर 3 पे हमारा 9 है। लेट्स ट्राई टू रन दिस, और आप देखोगे 9 डिलीट हो जाएगा। ठीक है, 9 डिलीट हो गया। तो इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हो। अब ये तो यार आपका नॉर्मल इंडेक्स से डिलीट हो गया, कई बार हमें इंडेक्स तो पता नहीं होती, हमें एक्चुअल एलिमेंट से डिलीट करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो लिस्ट डॉट रिमूव। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ। अगर मान लो मुझे 8 को डिलीट करना है, और मैंने सिंपल यहाँ पे लिख दिया 8, तो पता है क्या होगा,
ये आपका एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा। ठीक है, कुछ आपकी एक्सेप्शन आने वाली है। ये देखो आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि ये 8 को इंडेक्स समझ रहा है, वैल्यू नहीं समझ रहा। वैल्यू समझाने के लिए आप देखो ये क्या है, इंटीजर टाइप का है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटीजर बनाना पड़ेगा इसको। ठीक है, सो नाउ वी विल राइट इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ 8। तो अब ये जा करके 8 को रिमूव करेगा। नाउ दिस इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन कराऊँ तो हमें एरर नहीं मिलेगी, हमारा 8 भी डिलीट हो जाएगा अलॉन्ग विथ 9। समझ में आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत लोग को नहीं पता होता है, इसलिए मैंने आपको बताया। ओके, अब सेम चीज़ अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आप लिस्ट 2 के साथ कर सकते हो। अगर मैं कहूँ कि यार इस अमन को जा करके डिलीट कर दो, ठीक है, जो इंडेक्स नंबर 1 पे ऑब्जेक्ट है उसको आप डिलीट कर दो, तो अगर आपको इंडेक्स पता है आप इजीली इंडेक्स से कर सकते हो। बट लेट्स से आपको इंडेक्स नहीं पता, तब आप 2 अमन को कैसे डिलीट करोगे? व्हाट यू आर गोइंग टू डू, क्योंकि आपके पास इसका ऑब्जेक्ट भी नहीं है, इसका इंस्टेंस भी नहीं है, आपने यही ऐड मेथड के अंदर ही न्यू स्टूडेंट बना रखा है। तो जब पता ही नहीं है इंस्टेंस क्या है तो डिलीट कैसे करेंगे, है ना? हो गई कन्फ्यूजन? तो सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ठीक है, ओके, तो अगर आपने सोचा होगा तो सबसे पहले तो मुझे किसी भी तरह दो चीज़ों को सेम करना पड़ेगा। कहने का क्या मतलब है कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉपी, ठीक है, इधर आके लिखता हूँ पेस्ट, और इधर ऐड की जगह मैं लिख देता हूँ रिमूव। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार लिस्ट 2 में तुम अमन रोल नंबर 2 को जाके डिलीट कर दो। बट ये एक नया ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है, और ये ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, हर ऑब्जेक्ट डिफरेंट होता है। तो अगर मैं इसको रन भी करा दूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सॉरी मैं ऊपर इसको लिखता हूँ, ठीक है, लेट मी राइट इट हियर, जिससे कि हम प्रिंट भी कर पाएँ। ठीक है, सो अब अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ तो आइडियली डिलीट हो जाना चाहिए, बट डिलीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पहले वाला अमन जो यहाँ पे इंसर्ट हुआ है दैट इज़ अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जो मैं डिलीट कर रहा हूँ दैट इज़ अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैंने न्यू कीवर्ड यूज़ किया है दोनों जगह। तो अब मैं इस अमन और इस अमन को कंपेयर कैसे करूँ, कैसे डिलीट करूँ? तो यहाँ पे हमारा एक नया कॉन्सेप्ट आता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड इक्वल्स ऑपरेटर। ठीक है, आपका इक्वल्स ऑपरेटर कैसे काम करता है? सो ये भी हमारी ऑब्जेक्ट क्लास से आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ़, ठीक है, जो हमारा obj है दैट इज इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट s, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखो कि रिटर्न, क्या लिखेंगे हम, अगर दिस डॉट रोल नंबर मैच करता है s डॉट रोल नंबर से, एंड दिस डॉट नेम डॉट इक्वल्स किससे, s डॉट नेम से, तो इस केस में आप ट्रू रिटर्न करो, अदरवाइज आप क्या करोगे, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ तो आप देखो जितने अमन हैं आपके सारे डिलीट हो जाएंगे। लेट मी रन दिस, और फटाक से फुर सारे अमन हमने डिलीट कर दिए। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको यहाँ पे कि हम ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कैसे करते हैं इक्वल्स मेथड से। तो ये कलेक्शन फ्रेमवर्क की कुछ कुछ चीज़ें हैं जो ऊप्स में भी हमने सीखी थी, और यहाँ पे भी हम उसको इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, मज़ा आ रहा होगा। तो दैट्स इट, ये था हमारा ऑल अबाउट एरे लिस्ट। सो मेन चीज़ एरे लिस्ट की क्या थी कि वो एक ऑर्डर मेंटेन करता है, इंडेक्सिंग से हम उसे चेक कर सकते हैं, देन लिस्ट आइटरेटर की हेल्प से हम उसे आइटरेट भी कर सकते हैं। एलिमेंट्स को अपडेट करना है तो सेट मेथड का यूज़ करेंगे, ऐड फर्स्ट ऐड लास्ट भी कुछ मेथड्स होते हैं, ऐड विद इंडेक्स भी हम कर सकते हैं, ऐड विदाउट इंडेक्स भी कर सकते हैं, अपेंड होता है विदाउट इंडेक्स। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो हमारे जितने भी कलेक्शंस हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट या कॉमन चीज़ होने वाली है जिसको हम कहते हैं साइज़ मेथड। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं लिस्ट का साइज़ निकालता हूँ, तो ये क्या बताता है कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं इस समय। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साइज कोलन, ठीक है, इधर लगा दिया प्लस, तो ये देखो 10 7 एंड 6, इसको रन कराते हैं तो ये आपका 3 आने वाला है। ठीक है, साइज 3 आ गया, करेक्ट है। अब आप मुझे बताओ अगर मैं लिस्ट 2 डॉट साइज रन कराऊँ तो क्या आना चाहिए? ओके, सो अगर आपने सोचा होगा इट शुड बी 1, बिकॉज हमारे पास एक ही एलिमेंट है शाश्वत 1। इसको दो मत समझना, ध्यान रखो मैं एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, शाश्वत 1 इज 1 ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमने यहाँ पे देखा था ना, ये देखो हमने ये प्रिंट कराया हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसकी साइज 1 है, 2 नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी स्टोर्ड हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर, कितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, उससे मतलब नहीं है। साइज क्या बताता है कि आपकी लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो एक ऑब्जेक्ट है शाश्वत 1। ठीक है, क्लियर, चलो बढ़िया। अब एक और चीज़, अगेन एक और आइट्रेशन होता है, आप इंडेक्स के बेसिस पे आइट्रेट कर सकते हो, बिकॉज ये अगेन आपका क्या है, एरे बेस्ड है। ठीक है, तो इंट आई इज इक्वल टू 0, देन आई इज लेस देन लिस्ट डॉट साइज, ठीक है, एंड देन आई प्लस प्लस, एंड हम नॉर्मल गेट मेथड यूज़ कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, या इधर कर देते हैं प्रिंट, और इधर हम लिख देंगे लिस्ट डॉट गेट,
इंडेक्स आई, ठीक है। एंड आई थिंक सबके बाद एक स्पेस लगा दें, तो दैट इज शुड बी इनफ, ठीक है। और या कॉमा लगा देते हैं, जो भी सही लगता है। एंड यहाँ पे हम नॉर्मल आइटरेशन लिख सकते हैं, सो फॉर लूप लिख देते हैं खाली, ठीक है। सो लेट मी रन दिस, देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो देखो फॉर लूप 1076, ठीक है, आखिरी में कॉमा आ गया, बट यू कैन इग्नोर दैट। सो इस तरीके से हमारा क्या होता है, प्रिंट कर सकते हैं हम यूजिंग इंडेक्स, सही है। अच्छा, अब एक और चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हमने सीखा कि कलेक्शन क्या है, एक इंटरफेस है। सिमिलरली कलेक्शंस होता है, ठीक है, वो आपकी क्लास होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कलेक्शंस, ओके। अब इसके अंदर कुछ मेथड होते हैं, फॉर एग्जांपल सॉर्ट। अब सॉर्ट क्या करता है, ऑब्वियसली अरेंज कर देते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपके लिस्ट को। तो अगर मैं यहाँ पे अपना लिस्ट पास करूँ, ठीक है, तो और उसके बाद अगर हम प्रिंट करें, ठीक है, तो मैं इस फॉर लूप वाले को नीचे कट पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी जो मेरा 1076 चल रहा है, वो 6710 हो जाएगा। तो इसको रन कराते हैं, तो आप देखो 6710 बन गया, ठीक है, सही है। तो अब मेरा मेजरली आपको दिखाने का मकसद क्या था कि कलेक्शंस नाम की एक क्लास होती है, उसके अंदर एक सॉर्ट मेथड है। अब हम कलेक्शंस के अंदर और भी चीज़ें देख सकते हैं। एक कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर होता है, ठीक है, जो अभी हम यूज़ करेंगे, अभी आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। और कलेक्शंस में आपका रोटेट, शफल, सिंगलटन, बहुत सारी चीज़ें, हमें सब चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है। जब जब जिस चीज़ की ज़रूरत होगी आप तब वो पढ़ सकते हो, बट कलेक्शंस नाम की एक क्लास है, ये बताना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। सो अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, ठीक है। आई होप आप वो होमवर्क करोगे, अच्छे से करना, आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। कर लेना चाहिए खुद से, अगर आपने मेरी ऊप्स की प्लेलिस्ट देखी है। तो आप लिस्ट 2 को सॉर्ट करो, लिस्ट 2 आपकी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है बाय द वे, ठीक है। इसको आप सॉर्ट करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रोल नंबर, ठीक है। तो रोल नंबर के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रोल नंबर में आपको लिस्ट 2 को सॉर्ट करना है। लिस्ट 2 में खाली आपके स्टूडेंट्स होने वाले हैं, ठीक है। अगर आप इसको खुद से कर पाते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसे कर सकते हो, क्या चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी जिससे सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, स्टूडेंट हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रोल नंबर में। तो ये हमारा इन जनरल लिस्ट या फिर एरे लिस्ट होता है, ठीक है, ग्रेट। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एरे लिस्ट, बट यहाँ पे जाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ कैपेसिटी का, ठीक है। देखो दो चीज़ें होती है, एक आपका कैपेसिटी होता है, एक आपका साइज होता है। कैपेसिटी मतलब आपने कितना मेमोरी एलोकेट किया, और साइज मतलब आपने कितने एलिमेंट्स इंसर्ट किए, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो मान लो मेरी कैपेसिटी 10 की है, ठीक है, मैंने एक एरे लिस्ट बनाई, डायनेमिक एरे लिस्ट है, हम एरे लिस्ट में साइज नहीं देते, बट बाय डिफॉल्ट वो एक कैपेसिटी लेता है। तो लेट्स से वो कैपेसिटी अगर 10 है, तो 10 साइज का आपका एरे बन के आ गया। आपने 10 एलिमेंट फटाफट इंसर्ट कर दिए। जब 11वें एलिमेंट को इंसर्ट करने की बारी आएगी, तो ये तो फिर फुल हो चुका है। बट आपका एरे लिस्ट क्या प्रॉमिस करता है कि ये डायनेमिक एरे, आप कितना भी एलिमेंट स्टोर कर सकते हो। बट बैकएंड पे कैसे काम करता है, वो नई मेमोरी एलोकेट करता है, इस बार कोई बढ़ी हुई कैपेसिटी से, फॉर एग्जांपल 20 कैपेसिटी का, ये सारे एलिमेंट्स को वहाँ पे कॉपी करता है, और जो आपने नया एलिमेंट डाला था जो नहीं इंसर्ट हो पाया था, उसको ये फिर से ऐड करता है। तो बिहाइंड द सीन आपका ऐड मेथड इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कैपेसिटी का। ये कोई भी डेटा स्ट्रक्चर जो भी प्रॉमिस करता है कि हम डायनेमिक साइज एलोकेशन देते हैं, वो यही करता है। बिकॉज मेमोरी क्या होती है ना, मेमोरी में मान लो आपने इतना चंक अपने एरे लिस्ट को दिया हुआ है, यहाँ पे कोई और डेटा रखा हुआ है, तो जब आपको नया डेटा आएगा तो आप ऑब्वियसली इस मेमोरी चंक को यूज़ कर नहीं सकते हो। और ये क्या है, ये कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेशंस है। तो जाहिर सी बात है, आपको ज़्यादा कैपेसिटी, जहाँ लगातार ज़्यादा कैपेसिटी मिल रही हो, उस मेमोरी लोकेशंस पे आप जाके स्टोर करने लग जाओगे। तो पुराना डेटा भी डालोगे, नया भी डालोगे, ठीक है, समझ में। अब ये भी भर जाएगा तो कहीं और शिफ्ट करेंगे, ठीक है। सो ये हमारा कैपेसिटी का लॉजिक है। अब आइए मेथड्स देखते हैं। ऐड एलिमेंट, ठीक है, ऑल दो ये बिग ऑफ 1 है, क्योंकि आप लास्ट इंडेक्स पे जाकर के स्टोर कर सकते हो, बट इट डिपेंड्स अपॉन कैपेसिटी। कैपेसिटी भर गई तो हमें पुराना फिर से कॉपी करना पड़ेगा, तो दैट विल टेक बिग ऑफ एन ऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेट इंडेक्स और एलिमेंट। तो देखो यहाँ पे तो कोई मेमोरी का खेल है नहीं, और एरे आपका इंडेक्सेस पे वर्क करता है, तो आप उस इंडेक्स पे जाके उस एलिमेंट को अपडेट कर सकते हो। सो दैट वर्क्स परफेक्टली फाइन, तो ये बिग ऑफ 1 ऑपरेशन हो जाएगा। गेट ऑफ इंडेक्स अगेन सेम इंडेक्स पे काम करता है, तो बिग ऑफ 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रिमूव विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। अब यहाँ पे आपको बिग ऑफ n दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि हमें शिफ्ट करना पड़ता है ना चीज़ों को। मैं आपको बताता हूँ एक बार। सपोज हमारा एरे कुछ ऐसा है, लास्ट इंडेक्स पे हमने एलिमेंट इंसर्ट नहीं किया, बाय डिफॉल्ट वहाँ 0 होगा, और मुझे इंडेक्स नंबर 2 को रिमूव करना है जाकर के, ठीक है। तो मैं इसको पता है कैसे रिमूव करता हूँ, मैं इसको रिमूव ऐसे करता हूँ कि मैं बाकी एलिमेंट्स को पीछे शिफ्ट करता हूँ। तो ये 7 1 9 0 एंड 0, ठीक है, ये आपका 0 1 2 3 4। देखा आपने, हमने डिलीट इसको किया, बट हमने शिफ्ट सभी को किया।
तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे डायनेमिक लिस्ट में डिलीशन का। ठीक है, अब आप डिलीट बाय इंडेक्स कर रहे हो तो आप यहाँ पे पहुँच गए। अब एक होता है रिमूव बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने कहा रिमूव 9 फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो 9 को जाके रिमूव कर दो। पहले आपको 9 को सर्च करना पड़ेगा, उसके बाद उसको रिमूव करने के लिए शिफ्ट भी करना पड़ेगा। तो दोनों ही केस में आप क्या है, बिग ऑफ एन ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिखा है कि रिमूव चाहे इंडेक्स के बेसिस पे करो चाहे ऑब्जेक्ट के बेस पे करो, दोनों केस में आपको ओ ऑफ एन करना पड़ेगा। रीजन सिंपल, यहाँ शिफ्ट चाहिए, यहाँ सर्च प्लस शिफ्ट चाहिए। ठीक है, देन ऐड एट द गिवन इंडेक्स। अब अगेन क्योंकि हम किसी इंडेक्स पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा एरे है, ये फील्ड है ऑलरेडी, यहाँ पे हम एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, तो हमने ऑब्वियसली इन सबको आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर ही हम यहाँ पे इंसर्ट कर पाएंगे। तो दैट इज अगेन शिफ्ट इज नीडेड। ठीक है, तो ये आपकी ओवरऑल एरे लिस्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, आप इसको नोट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट चीज इज लिंक्ड लिस्ट। अब ये लिंक लिस्ट आपका होता क्या है और ये एरे लिस्ट से किस तरीके से डिफरेंट है, उसको थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ फटाफट। ओके, सो आपका लिंक लिस्ट कैसे काम करता है, भी अपने में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो लिंक लिस्ट के अंदर यार आपके नोड्स होते हैं। ठीक है, और एक नोड दूसरी नोड से कनेक्टेड होता है। कैसे कनेक्टेड होता है, एक आपकी स्टार्टिंग नोड होती है जिसको हम कहते हैं हेड ऑफ द लिंक लिस्ट। ठीक है, और हर नोड के पास अपने नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस अगर ए है, इसका बी है, इसका सी है, तो यहाँ पे बी रखा होगा तभी ये पॉइंट हो रहा है, यहाँ पे सी रखा होगा तभी ये पॉइंट हो रहा है, और जो लास्ट होता है वहाँ पे क्या रखा होता है, नल। ठीक है, वो किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा होता। और आपके लिंक लिस्ट में दो चीज़ होती है, एक आपका एड्रेस पार्ट जो कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखता है, एंड एक आपका डेटा पार्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 11 है। अभी इंटीजर्स हैं, आप स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हो, एक से ज़्यादा डेटा भी स्टोर कर सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन योर लॉजिक। बट नोड क्या होती है, एनीथिंग विच होल्ड्स अ डेटा एज वेल एज एड्रेस, और इसी के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, क्यों लिंक्ड, क्योंकि हर एक नोड एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है, अब लिंक लिस्ट और एरे लिस्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है, जैसे अगर मुझे यहाँ पे एलिमेंट को इंसर्ट करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर पाऊंगा, अब इधर कोई इंडेक्सिंग नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि इंडेक्स नंबर 0 पे रखा है, 1 पे रखा है, 2 पे रखा है, नहीं, आपको हमेशा आपका हेड पता होगा और आपको हेड से एक एक करके आइटरेट करके जाना है। तो अगर मुझे कोई भी चीज़ इंसर्ट करनी है अपने लिंक लिस्ट के एंड में, तो मुझे पहले हेड से एक एक वैल्यू को आइटरेट करना पड़ेगा, लास्ट में पहुंचना पड़ेगा, एक नई नोड क्रिएट करनी पड़ेगी, उसमें वो डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा, उसके एड्रेस में मुझे नल स्टोर करना पड़ेगा, और प्रीवियस वाले को बोलना पड़ेगा कि यार इसका तुम एड्रेस रख लो। फॉर एग्जांपल अगर ये डी है तो यहाँ पे मैंने डी स्टोर करना है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपके लिंक्ड लिस्ट का, समझ में आया? ठीक है, तो लिंक लिस्ट में इंसर्शन इतना डिफिकल्ट होता है, सिमिलरली इतना ही डिफिकल्ट इसका डिलीट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस नोड को डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करोगे, आप पहले इस नोड तक पहुंचोगे, फिर आप एक प्रीवियस पे अपने बंदे को खड़ा करोगे, आप कहोगे ये लिंक डिस्ट्रॉय करो, यहाँ से बी हटेगा, फिर आप कहोगे ये लिंक डिस्ट्रॉय करो, यहाँ से सी हटेगा, और फिर आप सी का एड्रेस यहाँ पे स्टोर करोगे, तो ये एक नया लिंक क्रिएट होगा और तब जाके ये डिलीट होगा। तो इस तरीके से हमारा डिलीशन काम करता है लिंक लिस्ट के अंदर। इंसर्शन बता दिया, डिलीशन बता दिया, अपडेट करना है फिर से आप आइटरेट करके जाओगे, एलिमेंट पे अपडेट करोगे। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो लिंक लिस्ट को स्पेशल बनाती हैं। अब ऑब्वियसली हमें स्क्रैच से इंप्लीमेंट नहीं करना, हम हमारे लिंक लिस्ट को कॉल लगा सकते हैं, जैसा कि हमने एरे लिस्ट में देखा, सेम मेथड्स यहाँ भी होने वाले हैं। आइए उसको देखते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे क्लास बनाई है लिंक लिस्ट डेमो, इसके अंदर एक मेन मेथड है। ठीक है, अब हम कॉल लगाएंगे इस बार लिस्ट इंटरफेस को। ठीक है, और हम कहेंगे यार ये लेके आ जाओ इंटीजर। ठीक है, इंटीजर लेके के आ गए, इसका नाम हम देते हैं लिस्ट इज इक्वल टू न्यू, और इस बार हम क्या लेके आएंगे, लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एक एक करके चीज़ें आ रही हैं, बट मैं डायरेक्टली यहाँ पे स्टार लगाना चाहूँगा। ठीक है, हम बार बार इंपोर्ट नहीं लिखना चाहते, तो ये हमारा लिस्ट आ गया। ठीक है, दिस इज अ लिंक लिस्ट। अब चीज़ें वही हैं, मेथड्स आपके बिल्कुल सेम है। अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, लिस्ट डॉट ऐड सेम अपेंड होता जाएगा, लिस्ट डॉट ऐड, यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं 7 को, तो ये अपेंड होता जा रहा है। इसको हम प्रिंट करके देख सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इधर आ जाएगा आपका लिस्ट, और अब अगर हम इसे रन कराएंगे तो हमें दिख जाएगा। ठीक है, बिकॉज इंटरनली आपका लिंक लिस्ट काम कर रहा है, बट कैसे काम कर रहा है उसकी हमें टेंशन नहीं लेनी, बिकॉज हम किस पे हैं, कलेक्शंस फ्रेमवर्क में। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। अब सेम वही है, आपको डिलीट करना है तो आप कैसे करोगे, लिस्ट डॉट रिमूव, अब यहाँ पे इंडेक्स बेसिस पे इंडेक्स नंबर 1 तो डिलीट हो जाएगा। देखते हैं क्या डिलीट होता है, तो इधर आ करके प्रिंट स्टेटमेंट बाद में लगाते हैं, एंड लेट्स सी क्या 7 डिलीट होता है।
तो बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे बाई ऑब्जेक्ट डिलीट करना है तो भी मैं वही करूँगा, लिस्ट डॉट रिमूव इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, लेट्स से आई वांट टू डिलीट 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 डिलीट हो जाएगा। ओके, सो आपकी लिस्ट एम्प्टी हो गई, ठीक है। अच्छा, मान लो मैं ऐसी चीज़ डिलीट करूं जो मेरे लिस्ट में है ही नहीं। फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू डिलीट 9, जो लिस्ट में अभी है ही नहीं, तो क्या हाल होगा, ठीक है। तो हाल यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये आपका सेफ मेथड होता है रिमूव, ये आपको एरर नहीं देता है। एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसके सेम वही मेथड होंगे, आप लिस्ट डॉट ऐड फर्स्ट कर सकते हो, ठीक है। लिस्ट डॉट ऐड फर्स्ट कर सकते हो, इधर मैंने 1 ऐड कर दिया तो मेरी लिंक लिस्ट की स्टार्टिंग में 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैंने ऐड लास्ट कर दिया, ठीक है, ऐड लास्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 आपका आखिरी में ऐड हो जाएगा। तो वही चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे अपडेट भी कर सकता हूँ, लिस्ट डॉट सेट, ठीक है। अब मैंने कहा यार इंडेक्स नंबर 0 पे तुम 99 रख दो, तो मेरा इंडेक्स नंबर 0 पे क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। आप देखो ये भी लिस्ट इंटरफेस का पार्ट है, तो आपके ऑर्डर को परफेक्टली मेंटेन कर रहा है, ठीक है। अब अगर आपको गेट करना है तो आप गेट भी कैसे कर सकते हो, लिस्ट डॉट गेट, और यहाँ पे आप इंडेक्स पास कर सकते हो, फॉर एग्जांपल इंडेक्स नंबर 1। तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 पे हमारा 2 है, तो अगर हम रन कराएं तो आंसर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। और सेम अब जैसे मैंने इंटीजर क्लास के साथ किया, अब आप अपने स्टूडेंट क्लास के साथ कर सकते हो। तो अंडरलाइन लॉजिक जो है वो अलग इंप्लीमेंट हो रहा है, बट हमें ये पता चल गया कि लिंक लिस्ट कैसे काम करता है। एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लिंक लिस्ट भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन सेम चीज़ें हैं, ऐड एलिमेंट। अब ये आपका बिग ऑफ 1 है, क्यों, क्योंकि लिंक लिस्ट क्यों डायनेमिक होती है या क्यों परफेक्टली डायनेमिक होती है, क्योंकि इसमें आपको कंटिन्यूस मेमोरी नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने मेमोरी में 10 साइज लिंक लिस्ट के लिए रिजर्व कर दी, जब 11वीं साइज आएगी ना, तो ये तो लिंक्स पे काम कर रहा है, ये उस मेमोरी पे पॉइंट करने लग जाएगा, सिंपल है ना। तो हमें कभी ये ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम हमारे लिंक लिस्ट को पूरा कहीं पे कॉपी करें या उसको कंटिन्यूसली मेंटेन करें मेमोरी में। दैट इज़ वाई ऐड एन एलिमेंट, अब ऐड आपका अपेंड होता है, तो लिंक लिस्ट हमेशा एक टेल मेंटेन करता है जावा के केस में, तो आप टेल में बस उसको ऐड करके टेल को शिफ्ट कर देते हो, ठीक है। इसे इंसर्शन एट द टेल कहते हैं, और डेप्थ में इसकी बाद में बात करेंगे, बट अभी के लिए आप समझ सकते हो कि दिस इज बिग ऑफ 1 ऑपरेशन। नेक्स्ट है आपका सेट इंडेक्स एंड एलिमेंट। अब लिंक लिस्ट तो आपका इंडेक्सेस मेंटेन करता नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको सारी लिंक्स को आपको आइटरेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ये लिंक्स है, आपको कहा गया कि यार इस इंडेक्स वाले एलिमेंट को डिलीट कर दो, तो वो पहले रूट से उस इंडेक्स पे जाएगा और उसके बाद जो भी अपडेट है, डिलीट है, गेट है, वो करेगा। सो आइटरेट प्लस अपडेट इज बिग ऑफ एन ऑपरेशन, वर्स्ट केस। देन गेट ऑफ इंडेक्स, अगेन गेट आप कर नहीं सकते, रूट से आपको मूव करना पड़ेगा वहाँ तक, अगेन बिग ऑफ एन। रिमूव, अगेन बिग ऑफ एन। रिमूव, अगेन बिग ऑफ एन, ठीक है। तो आप हर बार आइटरेट कर रहे हो लिंक लिस्ट के केस में, खाली एक आपको एडवांटेज है एडिशन का। नेक्स्ट इज ऐड एलिमेंट, सो यहाँ पे भी हम इंडेक्स पे ऐड कर रहे हैं तो हमें वहाँ तक आइटरेट करना ही पड़ेगा। अब लिंक लिस्ट में आप जब भी, जैसे मान लो अगर आपके पास एक्चुअल एड्रेस है इस नोड का, आपको इस नोड को डिलीट करना है, तो इधर शिफ्टिंग लॉजिक कुछ नहीं होता है, आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिंक्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये एडवांटेज होता है, अगर आपको पता है कि आपकी नोड कौन सी, अगर आपको नोड की नॉलेज है तो रिमूवल इज वेरी फास्ट इन लिंक लिस्ट, क्योंकि एरे लिस्ट में तो आप शिफ्ट करते हो, लिंक लिस्ट में हमें शिफ्ट वगैरह कुछ नहीं करना होता, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है, बट ये और ज़्यादा क्लियर होगी जब आप लिंक लिस्ट की प्लेलिस्ट देखोगे, बिकॉज वहाँ पे हम इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करेंगे, तो जब खुद से लिखा जाता है तो और ज़्यादा नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। तो मेरे साथ कोड करना है आपको सारी प्लेलिस्ट में, ठीक है। आपको बिंज वॉच नहीं करना है, वेब सीरीज नहीं चल रही है। ओके, अब बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं, ये नोट्स आपको गिटहब पे मिल जाएंगे। तो जो आपका एरे लिस्ट होता है वो इंटरनली एरे को यूज़ करता है, जो आपका लिंक लिस्ट होता है वो इंटरनली डब्ली लिंक लिस्ट को यूज़ करता है। डब्ली लिंक लिस्ट क्या है कि एक नोड के पास आगे जाने का भी एड्रेस होगा, पीछे जाने का भी एड्रेस होगा, यानी कि नेक्स्ट नोड का भी एड्रेस एंड प्रीवियस नोड का भी एड्रेस, इसीलिए आपका लिस्ट आइटरेटर यहाँ पे इजिली आगे पीछे मूव कर सकता है। तो array list internally uses a dynamic array to store the elements, great. Linked list internally uses a doubly linked list, okay. So next point है, manipulation in array list is slow because it internally uses an array. तो कहने का क्या मतलब है, मान लो मुझे एक एलिमेंट को जाकर के डिलीट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे लिस्ट में 2 3 4 पड़े थे, मुझे 3 को डिलीट करना है, तो एरे लिस्ट बीच में जगह नहीं छोड़ सकता है, वो बचे हुए एलिमेंट्स को एक एक आगे शिफ्ट करता है। लेकिन लिंक लिस्ट क्या है, एलिमेंट को हटाया, सीधा एड्रेस अपडेट किया, काम खत्म। तो डिलीशन ऑपरेशन आपका जो लिंक लिस्ट में होता है वो बहुत फास्ट होता है, ऑल्दो आपको एलिमेंट को जाके ढूंढना पड़ता है, बट एक बार आपने ढूंढ लिया तो आपको उसे शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, तो उससे आपकी मेमोरी बहुत बचती है, ठीक है। तो ये अगर आपको कभी भी डिलीशन हैवी ऑपरेशन करने हो तो लिंक लिस्ट यूज करें इंस्टेड ऑफ एरे लिस्ट। एन एरे लिस्ट क्लास कैन एक्ट एज अ लिस्ट ओनली बिकॉज इट इम्प्लीमेंट्स लिस्ट ओनली। लिंक लिस्ट क्लास एंड कैन एक्ट एज अ लिस्ट इन क्यू बोथ। तो एक्चुअली जो आपका लिंक लिस्ट क्लास होता है वो आपकी क्यू के इम्प्लीमेंटेशन में भी काम आता है, वो भी हम सीखेंगे, मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा उस चीज़ को।
देन एरे लिस्ट इज बेटर फॉर स्टोरिंग एंड एसेसिंग डेटा। क्यों, ये आप बता सकते हो? क्योंकि यार मेरे पास इंडेक्स होता है, मैं इंडेक्स से गेट कर सकता हूँ। लिंक लिस्ट में कोई भी इंडेक्सिंग नहीं है, आपको आइटरेट करना पड़ेगा। ओके, the memory location of the elements is contiguous in array, the location of the elements in the linked list is not contiguous। so actually contiguous है क्या? तो मेमोरी एलोकेशंस पे ये चीज़ डिपेंड होती है। तो आपके मेमोरी के अंदर एरे जो होता है वो एक के बाद एक चीज़ें स्टोर करता है, लेकिन आपका लिंक लिस्ट क्या है कि कहीं पे एक मेमोरी पड़ी है, वो कहीं और की मेमोरी को पॉइंट कर रही है। तो ये दोनों हो सकता है बिल्कुल ही अलग तरीके से कहीं ना कहीं पड़े हो, बस एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं, तो आप पहुंच जाओगे वहां तक, लेकिन मेमोरी में कंटिन्यूअस स्टोर नहीं है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है आपके एरे और लिंक लिस्ट में। जनरली एन एरे लिस्ट इज इनिशियलाइज, डिफॉल्ट कैपेसिटी इज 10। तो ऑब्वियसली आपका एरे लिस्ट इंटरनली एरे यूज़ कर रहा है और एरे को आपको साइज तो देनी पड़ेगी, तो 10 साइज का एरे आपका इनिशियलाइज होता है और वो बढ़ता जाता है। जैसे आप 11वां एलिमेंट डालते हो, कुछ फॉर्मूला यूज़ करके अपनी कैपेसिटी को डबल कर देता है। लेकिन लिंक लिस्ट ऐसा नहीं है, लिंक लिस्ट आपका ग्रो कर सकता है उसको, क्योंकि साइज़ की ज़रूरत ही नहीं है। आप लिंक लिस्ट में एक नोड भी रख सकते हो, 100 नोड भी रख सकते हो, अनलेस आपके पास मेमोरी है। ठीक है, एक नेक्स्ट को पॉइंट करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट होते हैं। टू बी प्रिसाइज, एरे लिस्ट इज रिसाइजेबल एरे, बट लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट डबली लिंक लिस्ट ऑफ द लिंक लिस्ट इंटरफेस। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहना चाहूँ, डिलीशन हैवी ऑपरेशन कर रहे हो, लिंक लिस्ट यूज़ करो। आइटरेट ज़्यादा करने वाले हो, एक्सेस ज़्यादा करने वाले हो, तो एरे लिस्ट यूज़ करो। और अगर कंफ्यूज हो गए हो तो एरे लिस्ट इज़ अ बेटर ऑप्शन ऑलवेज, क्योंकि लिंक लिस्ट आपका थोड़ा स्लो होता है सर्चिंग वगैरह में। तो ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है बिटवीन एरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं, विच इज स्टैक। ओके, सो हमने लिंक लिस्ट को भी खत्म कर दिया, वेक्टर तो ऑलरेडी कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट हम चलते हैं और हम सीखेंगे अबाउट स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर है, वन ऑफ माय फेवरेट डेटा स्ट्रक्चर्स। तो समझते हैं स्टैक क्या होता है। नोइंगली या अननोइंगली हम स्टैक के बारे में समझते हैं। मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज़ बताता हूँ। ठीक है, क्लास में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर ने होमवर्क मांगा है और बोला यार अपनी अपनी कॉपी ला के सबमिट कर दो। तो हर एक बंदा उठता है और अपनी कॉपी रख देता है, फिर दूसरा बंदा उठता है, उसके ऊपर अपनी कॉपी रख देता है। ठीक है, ऐसे करके सब एक दूसरे के ऊपर अपनी कॉपी रखते चले जाते हैं। ठीक है, तो मान लो ऐसा है, एक कॉपी, दो कॉपी, तीन कॉपी, चार कॉपी, पांच कॉपी। ठीक है, तो जो चालाक बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले दौड़ के जाके अपनी कॉपी नीचे रख देते हैं कि इसके ऊपर सब लोग रखेंगे, तो जब तक मेरा नंबर आएगा बेल बज जाएगी, मैं कॉपी भी सबमिट कर दूंगा, मेरा काम भी नहीं कंप्लीट है। तो ये चालाकी आपकी स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज से आती है। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, या इसको कहते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट, लीफो या फीलो, जो भी आपको कहना है। कैसे काम करता है? बहुत सिंपल, जो कॉपी वाला एग्जाम्पल सिखाया, जो बदमाश बच्चों वाला एग्जाम्पल सिखाया, इस ऐसे ही किसी बदमाश ने स्टैक के बारे में सोचा होगा। एनीवे, हम किसी को ऐसा बोल नहीं रहे, बस मजाक में बोला, ठीक है, इसको सीरियसली मत लेना। तो ये हमारा स्टैक है। तो यहाँ पे जो पहला एलिमेंट आता है, ठीक है, वो सबसे नीचे स्टोर होता है, उसके ऊपर दूसरा एलिमेंट आता है, उसके ऊपर दूसरा एलिमेंट आता है। तो बेसिकली ये एक ऑर्डर फॉलो करता है। तो जब आपको रिमूव करना है तो आप सबसे पहले टॉप एलिमेंट को हटाते हो, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट हटाते हो, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट हटाते हो। तो मतलब अगर आपको यहाँ तक पहुँचना है तो ऊपर वाले सबको क्या करना पड़ता है? रिमूव करना पड़ता है। तो स्टैक के अंदर दो ऑपरेशन होते हैं, एक आपका होता है पुश, एक आपका होता है पॉप। ठीक है, पुश मतलब इंसर्ट करना, ओके, पॉप मतलब रिमूव करना। तो जब भी आप पुश करोगे, पुश भी टॉप से होता है, जब भी आप पॉप करोगे, पॉप भी आपका टॉप से होता है। तो इस चीज को हम कहते हैं टॉप। और अगर मुझे पुश या पॉप नहीं करना, खाली पता करना है सबसे टॉप पे कौन सा एलिमेंट है, तो उसके लिए एक मेथड होता है पीक। ठीक है, इंसर्ट के लिए पुश, रिमूव के लिए पॉप, देन पीक। ये तीन मेथड्स अगर आपको पता है, आपका काम हो गया, पुश, पॉप एंड पीक। आपका स्टैक खाली यही तीन मेथड्स को यूज करता है। ऑल्दो कलेक्शन फ्रेमवर्क है, ऊपर आपका लिस्ट है, तो ऐड और रिमूव ये सारी चीजें आपकी यूज होंगी। बट एनीवे, लेट्स अंडरस्टैंड स्टैक। ओके, सो अब यहाँ पे लेके आते हैं हम हमारी स्टैक क्लास को। ठीक है, स्टैक, सो यहाँ पे हम इंटीजर रखते हैं और इसका नाम देते हैं स्टैक इज इक्वल टू न्यू स्टैक। ओके, अब जैसा कि इंसर्ट इसमें कैसे करते हैं, स्टैक डॉट पुश। ठीक है, अगर मुझे एलिमेंट पुश करना है तो लेट्स से इट इज 7, देन मैं पुश करना चाहता हूँ स्टैक डॉट पुश 8, 9, देन मैं पुश करना चाहता हूँ 1 को, स्टैक डॉट पुश 1। ठीक है, अब अगर मैं अपने स्टैक को प्रिंट करूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैंने अपने स्टैक को अगर प्रिंट किया तो यहाँ पे क्या आएगा? 7, 9 एंड 1, 7, 9 एंड 1। ठीक है, आप देख रहे हो ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। अब लेट्स से मैं एलिमेंट को रिमूव करता हूँ, सो स्टैक डॉट पॉप। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसको नीचे कट पेस्ट कर देता हूँ।
तो मेरा लास्ट एलिमेंट मैंने कौन सा इंसर्ट किया था 1, तो डिलीट क्या होगा 1, ठीक है। यहाँ पे देखना अब 7 9 बचेगा, ठीक है, समझ में आया। पॉप आपको क्या करता है, लास्ट एलिमेंट को उड़ा देता है। अगर आपको उड़ाने से पहले कंफर्म करना है कि मैं जिसको उड़ा रहा हूँ वो सही है या नहीं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टैक डॉट पीक, पीक आपको बता देगा आपके टॉप पे कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। तो ये देखो 1 आ गया और 1 आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये कॉन्सेप्ट होता है पुश पीक पॉप का, ओके। अब अगर मुझे स्टैक को प्रिंट करना है तो फॉर, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इंटीजर आई कोलन स्टैक, और एक एक करके आप क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इधर आ जाएगा आपका आई। तो इस तरीके से भी हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, रॉ, ओके। सो हम प्लेन प्रिंट कर रहे हैं बस। तो 7 और 9 आपका प्रिंट हो गया। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्थ नोटिंग है कि ऑल्दो हमारे स्टैक में सबसे नीचे 7 था, फिर 9 था, फिर 1 था, 1 को रिमूव करा, 7 और 9 है, बट प्रिंट पहले क्या हो रहा है, प्रिंट पहले 7 हो रहा है, बिकॉज आपका इंसर्शन ऑर्डर क्या होता है, मेंटेन होता है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए जावा का जो कलेक्शन फ्रेमवर्क का स्टैक है उसको बहुत ही प्यारा स्टैक नहीं माना जाता है, बिकॉज इस तरीके के लूप होल्स होते हैं उसमें, आप आइट्रेट कर सकते हो किसी भी ऑर्डर में। बट एनीवे वी गॉट द लॉजिक, पुश पॉप एंड पीक, ठीक है। अब स्टैक का काम कहाँ पे होता है, कौन कौन से क्वेश्चंस में हम स्टैक को यूज करते हैं, वो आपको स्टैक की प्लेलिस्ट में पता चलेगा, ओके। अब स्टैक की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टैक में आप एलिमेंट एक के ऊपर एक इंसर्ट करते हो, क्योंकि हम पुश कर रहे हैं और पुश भी हम ऊपर ही करते हैं, तो एक एलिमेंट को आप बस इंसर्ट कर देते हो, दैट इज सिंपल, ठीक है। तो ये बिग ऑफ 1 होता है। बट अगेन मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि क्योंकि ये कैपेसिटी पे वर्क करता है, सो इट कैन टेक बिग ऑफ n, ठीक है। अगर हमारी कैपेसिटी भर गई तो डेफिनेटली हमें इन सारे को कहीं जाके कॉपी करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन कैसे काम करता है कि अगेन हम टॉप एलिमेंट को जाके रिमूव कर देते हैं, तो इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स, तो यहाँ पे मेमोरी का कोई लोचा नहीं है, तो हम कह सकते हैं बिग ऑफ 1 होने वाला है। पीक, पीक आपको खाली गेट करके देता है टॉप एलिमेंट को, तो अगेन बिग ऑफ 1, ठीक है। तो ये हमारे स्टैक के ऑपरेशंस होते हैं। सो विद दिस वी हैव रैप्ड आवर स्टैक ऑल्सो, और हमने लिस्ट इंटरफेस को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट आएंगे क्यू डेटा स्ट्रक्चर पे, अनदर वेरी इंटरेस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर। और क्यू आपका अंदर डेक होता है, एरे डेक होता है, प्रायोरिटी क्यू होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक लिंक लिस्ट छोटा सा लाइन बनाते हुए जा रहा है डेक पे, तो लिंक लिस्ट भी हम यूज कर सकते हैं फॉर दिस इम्प्लीमेंटेशन। सो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर। ओके, सो नेक्स्ट डिस्कशन इज ऑन क्यू डेटा स्ट्रक्चर। अब क्यू आपका क्या होता है, तो जहाँ पे स्टैक हमारा फर्स्ट इन लास्ट आउट था या लास्ट इन फर्स्ट आउट था, वहीं क्यू हमारा क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, ठीक है। अभी मूवी की टिकट की लाइन हो गई, या फिर रेलवे टिकट की लाइन हो गई, या फिर आजकल तो कितने सारे लोग आते हैं कॉन्सर्ट कर जाते हैं, बुक माई शो पे लाखों के क्यूज चलते हैं उनके, क्या ही बोला जाए इसके बारे में। तो क्यू बेसिकली होता है कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं 2 3 7 एंड 1, और मैं इसको क्यू के ऑर्डर में इंसर्ट करूँ, तो सबसे पहले लेट्स से मैंने 2 को इंसर्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट मैंने 3 को इंसर्ट किया, नेक्स्ट मैंने 7 को इंसर्ट किया, नेक्स्ट मैंने 1 को इंसर्ट किया। अब इसकी प्रोसेसिंग कैसे शुरू होगी, पहले आपका 2 बाहर निकलेगा क्यू से, फिर 3 बाहर निकलेगा, तो यू कैन सी द ऑर्डर, जिस ऑर्डर में इंसर्ट हुआ था उसी ऑर्डर में निकल रहा है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले 2 इंसर्ट हुआ था तो 2 का नंबर पहले है, जब भी प्रोसेसिंग शुरू होगी सबसे पहले 2 को प्रोसेस किया जाएगा, देन 3 को किया जाएगा, देन 7, देन 1। दिस इज अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब क्यू आपका कैसे काम कर रहा है, तो क्यू में 2 चीज़ होती है, एक होता है आपका फ्रंट और एक होता है आपका रियर। जो भी आपका इंसर्शन होता है वो हमेशा रियर एंड से होता है, इंसर्शन यहाँ से होता है, और जो भी आपका डिलीशन होता है वो आपके फ्रंट एंड से होता है, सही है। सो अब आपको समझाता हूँ कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे कुछ मेथड होते हैं, एक आपका होता है इसमें ऑफर, ठीक है, एक आपका इसमें होता है पोल, और एक होता है आपका पीक, ठीक है। ये 3 मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्यू के अंदर। ऑफर मतलब क्या होता है, क्यू में चीज़ को इंसर्ट करना, तो इंसर्शन आपका कहाँ से होता है, रियर एंड से होता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे 2 पॉइंटर्स लगे हुए हैं, कुछ इंडेक्सिंग ये क्यू भी मेंटेन करता है, तो फ्रंट और रियर आपका इनिशियल इंडेक्स पे रखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा ऑफर 2, यानी कि 2 को इंसर्ट करो, तो आपके रियर एंड पे इंसर्ट होता है और रियर एक आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो रियर अब यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट सपोज ऑफर 7 बोला गया, ठीक है, तो रियर पे इंसर्ट होगा एंड देन रियर एक आगे बढ़ जाएगा, तो इस तरीके से आपका रियर काम करता है। सो ऑफर मींस इंसर्टिंग इन द क्यू। पोल मतलब कि अब प्रोसेस होने की बारी आई, अब रिमूव हो जाएगा, तो पोल आपका फ्रंट से होता है,
तो फ्रंट इस समय 2 पे है, तो 2 आपका रिमूव हो जाएगा, फ्रंट एक आगे बढ़ जाएगा, बिकॉज नेक्स्ट प्रोसेस किसको करना है, 7 को करना है। अगर आपने फिर से नया इंसर्शन किया, लेट्स से आपने 9 इंसर्ट किया, तो 9 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा रियर पे, फिर रियर आगे बढ़ेगा। तो कौन से समझ में आ रहा है, ऑफर क्या करता है, इंसर्ट करते जाता है, रियर को आगे बढ़ाता है, ठीक है, तो रियर एंड पे इंसर्शन होता है। पोल क्या करता है, प्रोसेस करता है या फिर रिमूव करता है, और वो हमेशा फ्रंट एंड पे होता है। लास्ट है आपका पीक ऑपरेशन। पीक जैसा कि स्टैक बताता था, स्टैक के केस में सबसे टॉप एलिमेंट दिखाते थे, यहाँ पे क्या दिखाएंगे, फ्रंट। जो भी प्रोसेस होने वाला है उसको शो कर देता है आपका पीक, स्टैक के केस में टॉप और क्यू के केस में फ्रंट एलिमेंट, ठीक है। तो बस दैट्स इट, यही है आपका क्यू डेटा स्ट्रक्चर। अब इसके बारे में और डेप्थ में पढ़ना है तो आप जाके क्यू की प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो आइए अब के हायरार्की आपको दिखाते हैं फिर से एक बार। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, एक क्यू है जो कि एक इंटरफेस है, और देन इसके नीचे एक डेक है जो कि एक इंटरफेस है। देन आपका लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट करता है, आपका एरे डेक इम्प्लीमेंट करता है, एंड आपका प्रायोरिटी क्यू इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्यू क्या है अभी उसकी बात करेंगे, बट पहले हम नॉर्मल क्यू को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं यूजिंग अ लिंक लिस्ट, ठीक है। तो आइए देखते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे क्लास बनाई है क्यू डेमो ऑब्वियसली, और अब हम यहाँ पे लेके आएंगे क्यू का डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि हम क्यू लेके आए तो हमें बताना पड़ेगा इंसर्ट क्या होना है। सो लेट्स से हमने इंसर्ट किया इंटीजर, इसका नाम दे देते हैं क्यू, एंड देन न्यू, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, लिंक लिस्ट लिखेंगे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लिंक लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन हम देख रहे हैं। बाय द वे ऊपर फिर से हम क्या लगा देते हैं, स्टार लगा देते हैं। अब क्यू के ऑपरेशन एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्यू में डेटा इंसर्ट करना है तो क्यू डॉट ऑफर, और इंसर्ट कर देते हैं लेट्स से 7। तो हम अपने क्यू में फटाफट से कुछ एलिमेंट डाल देते हैं, ठीक है। तो हमने अपने क्यू में 4 एलिमेंट्स इंसर्ट कर दिए। नाउ लेट्स सी कि टॉप पे क्या है। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, पीक करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन क्यू डॉट पीक। ओके, सो इस समय क्यू के जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो सबसे पहला एलिमेंट हमने इंसर्ट किया था, दैट वाज 7। तो अगर मैं इसको रन कराऊं तो पहला पीक पे क्या आना चाहिए, 7, ठीक है। अब अगर मैं एक एलिमेंट को रिमूव कर दूं, यानी कि पोल कर दूं, प्रोसेस कर दूं, तो उसके लिए कॉल करूंगा क्यू डॉट पोल, सॉरी नॉट पीक, क्यू डॉट पोल, ओके। और अब अगर हम इसको रन कराएं तो आपका 7 जो है वो प्रोसेस हो जाएगा इस पोल की वजह से। सो नेक्स्ट एलिमेंट इज 8, तो आपका पीक का आंसर क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं और 8 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्यू का ऑफर, पोल एंड पीक वर्क करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक नॉर्मल क्यू का डेटा स्ट्रक्चर काम करता है विद द हेल्प ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क। अब इसके और भी मेथड्स आप यार इसमें जो नॉर्मल हमारा यूज़ होता है लिंक लिस्ट के अंदर वो भी यूज़ कर सकते हो, रिमूव वगैरह हो गया, ठीक है। अब आप रिमूव में एलिमेंट डाल सकते हो, बट अगेन दिस इज अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अ क्यू कि आप जाकर के अलग से एलिमेंट्स को उड़ा रहे हो, ठीक है। ऑल्दो वर्क कर जाएगा। मैंने यहाँ पे रिमूव 11 किया, अगर मैं रिमूव 8 करूँ तो हमारे पीक में क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज हम पीक से ही शो कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो 8 रिमूव हो गया, 11 शो हो रहा है, ठीक है। तो अगेन यू कैन यूज ऑल दिस मेथड्स, बट जो क्यू का बेसिक होता है वो क्या होता है कि आप ऑफर यूज करो फॉर इंसर्शन, आप पोल यूज करो फॉर रिमूविंग, आप पीक यूज करो फॉर शोइंग, और अगर आपको प्रिंट करना ही है तो यू कैन अगेन यूज अ फॉर ईच लूप, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीजर, वी कैन कॉल इट एज एलिमेंट एंड देन कोलन, एंड देन यहाँ पे आपका क्यू आ जाएगा, एंड देन यू कैन सिंपली प्रिंट इट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एलिमेंट, ठीक है। तो आप इंटायर क्यू को भी प्रिंट करके देख सकते हो। सो एक काम करते हैं, दैट प्रिंट लगा देते हैं विद अ स्पेस, ठीक है। सो 8 11 एंड 1, ओके। हमने 7 8 11 1 इंसर्ट किया, 7 को रिमूव किया यूजिंग द पोल मेथड, एंड देन प्रिंट करके देख लिया। पीक हमारा क्या है, पीक हमारा 8 आया था, समझ में आया। तो इस तरीके से आपका क्यू डेटा स्ट्रक्चर काम करता है। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि आप रिमूव मेथड्स यूज़ कर सकते हो, बट इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, क्योंकि क्यू का जो बेसिक है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट उसको मेंटेन रखना इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अब क्यू की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। पहला मेथड है हमारे पास ऑफर। तो क्यू में ऑफर मतलब आप इंसर्ट करते चले जाओ, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है ये। सो इंसर्शन तो ठीक है, बट किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी क्यू की कैपेसिटी क्या होगी, फुल हो जाएगी, और उसके इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इन एलिमेंट्स को कहीं पे कॉपी करना पड़ेगा नई मेमोरी लोकेशन पे। सो दैट इज वाई जनरली बिग ऑफ 1 होता है, बट क्यू की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, तो अगेन बिग ऑफ एन फॉर कॉपिंग दी प्रीवियस मेमोरी एलिमेंट्स, ठीक है। पोल आपका क्या, अगेन मेमोरी का कोई खेल नहीं है, आपको फर्स्ट एलिमेंट को जाके रिमूव करना है, तो दैट इज बिग ऑफ 1 ऑपरेशन। कुछ भी आपको शिफ्ट नहीं करना, आप खाली एक पॉइंटर को आगे कर देते हो, ठीक है, क्योंकि हमने देखा फ्रंट और रियर एंड से हम क्यू पे ऑपरेशंस करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा पीक। पीक भी क्या करता है, जो भी फ्रंट पे एलिमेंट है उसको बस रिटर्न कर देता है, सो दैट इज अगेन बिग ऑफ 1, ठीक है।
तो ऑल्दो सारे ऑपरेशन क्यू के अंदर बोले जाते हैं बिग ऑफ 1 है, बट ऑफर जब भी मेमोरी लिमिटेशन होता है इट मूव्स ऑन टू बिग ऑफ n, ठीक है। सो हमने क्यू को भी देख लिया, अब चलते हैं प्रायोरिटी क्यू की तरफ, ठीक है। तो जो हमारा प्रायोरिटी क्यू है, जिसको शॉर्ट फॉर्म पी क्यू भी बोलते हैं, ये एक्चुअली इंस्पायर्ड है हीप डेटा स्ट्रक्चर से। और हीप दो तरीके के होते हैं, एक आपका मिन हीप होता है, एक आपका मैक्स हीप होता है। और आइडिया बहुत सिंपल होता है। अब मैं इसकी वर्किंग पे नहीं जाऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है, क्योंकि हम वो सीख सकते हैं आगे जाके हीप की प्लेलिस्ट में। आप जाके देख सकते हो, हीप की प्लेलिस्ट ऑलरेडी आउट है। बट ये वर्क कैसे करता है, सपोज कुछ ग्रुप या सेट ऑफ एलिमेंट्स को मैंने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। मैंने इंसर्ट किया 2 को, 4 को, 5 को, 7 को, 8 को। अब हर एलिमेंट को मुझे एक प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, यही प्रॉपर्टी होती है प्रायोरिटी क्यू की, ठीक है। तो अगर हम कह रहे हैं कि हमारा हीप मिनिमम हीप है, तो उसका क्या मतलब है कि जो जितना छोटा एलिमेंट होगा उसकी प्रायोरिटी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट इस समय क्या है, 2। उसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी पे क्या है, 4। उसके बाद क्या है, 5। फिर क्या है, 7। फिर क्या है, 8। अगर मैं इसी को मैक्स हीप कहता तो मैक्सिमम प्रायोरिटी एलिमेंट आपका 8 हो जाता, उसके बाद 7 हो जाता। तो यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हीप, ठीक है। अभी एलिमेंट्स आपस में कैसे अरेंज होते हैं, कोई सॉर्टेड ऑर्डर नहीं होता, बट ये ट्री डेटा स्ट्रक्चर है, बिहाइंड द सीन ट्री की तरह वर्क करता है। तो इस तरीके से आपका अरेंजमेंट होते हैं। तो आपके रूट पे अगर आपका मिन हीप है तो ट्री के रूट पे ट्री आपका कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ऐसा एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। और भी चिल्ड्रंस हो सकते हैं ट्री के। तो आइडिया क्या होता है कि जो रूट नोड है, अगर आपका मिनिमम हीप है तो रूट नोड हमेशा क्या होगा, स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। और अगर आपका मैक्स हीप है तो रूट नोड हमेशा क्या होगा, लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। इस तरीके से आपका प्रायोरिटी क्यू काम करता है। अब इसके अंदर भी सेम ही मेथड्स हैं, आपके ऑफर और आपका पोल और आपका पीक, ठीक है। बट ये इंटायरली डिफरेंट तरीके से काम करता है। कैसे, आइए आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ अपने क्यू को, ठीक है, क्यू ऑफ इंटीजर। और मैं इस क्यू की इम्प्लीमेंटेशन देना चाहूंगा प्रायोरिटी क्यू को। अभी प्रायोरिटी क्यू जो है आपका, वो बट नेचुरली इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, यानी कि मिनिमम हीप होता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे सेम काम करते हैं, इसको स्टार कर देते हैं, वी डोंट रिक्वायर दिस। ओके, सो लेट्स इंसर्ट सम एलिमेंट्स। क्यू डॉट ऑफर, यहाँ पे इंसर्ट किया 2, देन क्यू डॉट ऑफर इंसर्ट किया 11, देन क्यू डॉट ऑफर इंसर्ट किया 1। ओके, अब मैंने मेरे क्यू में 3 एलिमेंट्स है, तो मुझे पता करना है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन सा है। तो मैं पीक करूंगा तो पता है कौन सा एलिमेंट आएगा, 1 आएगा, बिकॉज बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, मिनिमम हीप होता है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू से क्यू डॉट पीक, और ये क्या आएगा, 1 आने वाला है, ठीक है। इसको रन कराते हैं एंड देन वी कैन सी 1 आ गया, ठीक है, बिकॉज 1 इज लोएस्ट प्रायोरिटी। अब अगेन आप सेम ऑपरेशन कर सकते हो। अगर मैं पोल करूंगा तो भी आपको पता है कौन एलिमेंट जाने वाला है, पोल ऊपर ही करते हैं, ठीक है। कट क्यू डॉट पोल। सो अगर हमने पोल किया तो क्या होगा, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो उड़ जाएगा, तो आपका 1 डिलीट हो जाएगा। और नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, 2 की है, तो 2 आ जाएगा। अब देखना है यहाँ पे 1 डिलीट एंड 2 आ गया, ठीक है। तो ये आपका पोल, तो ऑफर पोल पीक इस तरीके से आपका प्रायोरिटी क्यू के अंदर काम करता है। अब अगर मुझे मैक्स प्रायोरिटी क्यू बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, लेट मी कॉपी दिस, ठीक है। इसको सेम पेस्ट करते हैं और अब हम इसको नाम देंगे मैक्स पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 चीज़ें कर सकते हो। एक तो बहुत सिंपल है, कलेक्शंस डॉट रिवर्स कॉल कर सकते हो, रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। इससे आपका प्रायोरिटी क्यू क्या हो जाएगा, मैक्स ही बन जाएगा। तो इसको मैं क्यू की जगह पे मैक्स पी क्यू कर देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे मैक्स पी क्यू कर दिया। मैं पोल वाले को कमेंट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि 2, 11 और 1 में अभी मैक्सिमम आपका 11 आने वाला है, ठीक है। इसका प्रिंट पे ध्यान देना, सेकेंड प्रिंट पे। सो 11 समझ में आया, तो ये आपका मैक्स प्रायोरिटी क्यू बन गया। अब अगर मैं पोल करूँ, ठीक है, तो 11 डिलीट हो जाएगा और नेक्स्ट प्रायोरिटी पे कौन आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। लेट मी रन दिस। तो इस समय दोनों का आंसर 2 2 चल रहा है। इसने 1 को उड़ा दिया, इसने 11 को उड़ा दिया, ठीक है। तो बीच वाला आदमी हमेशा सेफ खेलता है, देख लो 2 दोनों में आ रहा है। ओके, तो ये है हमारा कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर। अभी अगर आपको कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर नहीं यूज़ करना है और आप मेरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट देख के आ रहे हो, जिसमें मैंने जावा 8 का बहुत प्यारा फीचर सिखाया है, क्या, लैम्डा, तो हम यहाँ पे लैम्डा यूज़ कर सकते हैं। सो विल से a कॉमा b, ठीक है, एंड देन ये वाला साइन, एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू से, मैं थोड़ा सा इसे इधर कर देता हूँ, a माइनस बी, ठीक है। तो a माइनस बी क्या कहता है, या फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू क्या कहता है कि चीज़ों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो, ठीक है।
तो ऑल्दो ये मैक्स प्रायोरिटी क्यू है, बट आप देखो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ये मिन हीप बन चुका है इस समय, ठीक है, ये 1 आ गया, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, a माइनस बी, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होगा। अगर मुझे इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो इट विल बी b माइनस ए, ठीक है। इसको रन कराते हैं तो अब देखना 11 आ जाएगा फिर से, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा इधर कर देते हैं, तो समझ में आया। अभी इसकी जगह पे एक और तरीका होता है क्या, अब ये तो शॉर्ट फॉर्म लिखा है ना, किस चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है आपको पता ही होगा, कंपैरेटर का, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे एक कंपैरेटर भी बना सकते हैं, या यहीं पे बना लेते हैं, क्या ही हो जाएगा, इसको कर देते हैं गायब, ठीक है। या एक काम करता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, कॉपी एंड कमेंट, एंटर, पेस्ट, एंड इधर हम लिख सकते हैं न्यू कंपैरेटर, ओके। तो न्यू कंपैरेटर, ओके, इंटीजर कंपैरेटर, और ये कंपेयर मेथड ओवरराइड करना पड़ता है O1 O2। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, मैक्स क्यू है, तो मैं क्या लिखूंगा, O2 माइनस माइनस O1, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आप देखो आपका लैम्डा कितनी लाइन बचाता है, एक तो आपको इतना सिंटैक्स याद नहीं करना पड़ेगा, सबसे बढ़िया बात तो वही है, ठीक है। सो अभी इसको रन कराते हैं, देखो फिर से पीक आपका 11 आएगा, लेट्स रन दिस एंड इट इज़ 11, ठीक है। तो अभी भी ये मैक्स क्यू बना हुआ है, समझ में आया कॉन्सेप्ट। तो ये आपका इस तरीके से प्रायोरिटी क्यू काम करता है। एनीवे ये लैम्डा वाली चीज़, ये कंपैरेटर्स, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, बस जस्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो या आई होप आपको क्यू भी समझ में आ गया होगा, प्रायोरिटी क्यू भी समझ में आ गया होगा। प्रायोरिटी क्यू की अगर हम बात करें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो ये log of n और big of 1 होता है, ठीक है। क्योंकि ये हीप पे काम करता है, और हीप आपका एक एक्चुअली एक ऐसा ट्री की तरह दिखने वाला डेटा स्ट्रक्चर होता है। अब ट्री के बारे में मैं आपको ज़्यादा यहाँ पे नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि हम इसको ट्री की प्लेस में बहुत ज़्यादा अच्छे से कवर करेंगे। बट पीक आपका क्या करता है, इस रूट एलिमेंट को बस रिटर्न कर देता है। तो उस केस में ये बिग ऑफ 1 ऑपरेशन है। जो आपका पोल होता है वो इस एलिमेंट को रिमूव करता है, और रिमूव करने के बाद वो इसकी हाइट को ट्रैवर्स करके एक दूसरे एलिमेंट को यहाँ ला के रखता है। सो दैट इज वाई जो ट्री की हाइट होती है दैट इज लॉगरिथमिक ऑफ एन। सिमिलरली जब आप इंसर्शन करते हो तो हम ट्री की हाइट को ट्रैवर्स करके वहां पे इंसर्शन करते हैं, तो दैट इज अगेन लॉग ऑफ एन, ठीक है। तो दैट इज वाई ये ऑफर और पोल आपका लॉगरिथमिक ऑफ एन ऑपरेशन में काम करता है, और जो पीक है आपका वो कांस्टेंट यानी कि बिग ऑफ 1 में काम करता है, ठीक है। ग्रेट, चलो आगे चलते हैं। सो प्रायोरिटी क्यू को कर देते हैं फिनिश ऑफ। अब नेक्स्ट इज डेक, डबल एंडेड क्यू। ये क्या होता है आइए देखते हैं। सो इसको हम लोग डी क्यू प्रोनाउंस नहीं करते, इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं डेक, ठीक है, ठीक है। डेक मतलब डबल एंडेड क्यू। अब ये कैसे काम करता है, बहुत सिंपल है, नाम से पता लग रहा है कि दोनों एंड पे आपके ऑपरेशन चल सकते हैं, कहीं से भी आप इंसर्ट करो, कहीं से भी आप डिलीट करो। जैसे क्यू में क्या था कि इधर से इंसर्ट होगा, फ्रंट एंड पे डिलीशन होगा, रियर एंड पे इंसर्शन होगा। यहाँ पे क्या है कि आप फ्रंट पे इंसर्ट भी करो, डिलीट भी करो, रियर पे इंसर्ट भी करो, डिलीट भी करो, ठीक है। दोनों तरफ से आप इंसर्शन कर सकते हो। सो लेट्स सी, अगर मुझे करना है यहाँ से इंसर्ट तो मैं इधर लिख सकता हूँ 2, दिस इज इंसर्शन एट द फ्रंट। देन मैंने कहा इंसर्शन एट द रियर, तो अब इधर से इंसर्ट होना शुरू हो जाएगा, लेट्स से 7, तो 7 इंसर्ट हो गया। फिर मैंने कहा कि यार इंसर्ट एट द फ्रंट करते हैं, तो फिर से फ्रंट पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर मैंने कहा यार नहीं रियर पे इंसर्ट करते हैं, क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यू कैन सी दोनों एंड से इंसर्शन चल रहा है ना। अगर मैंने कहा डिलीशन एट द रियर एंड, तो क्या डिलीट हो जाएगा, ये 9 डिलीट हो जाएगा। अगर मैंने कहा डिलीशन एट द फ्रंट एंड, तो क्या डिलीट हो जाएगा, 8 डिलीट हो जाएगा। सो इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट होता है आपके डबल एंडेड क्यू का, मतलब यू कैन इंसर्ट, सही है, यू कैन इंसर्ट एंड डिलीट फ्रॉम आइदर एंड्स, क्लियर। तो आइए इसको कॉल लगाते हैं। सो हमने यहाँ पे क्लास बनाई है डेक, ओके, नाउ लेट्स कॉल इट, सो दिस विल बी डेक, ओके। अब डेक खुद भी आपका एक इंटरफेस होता है, ओके। यहाँ पे हम कह सकते हैं इंटीजर, ओके, एंड दिस विल बी डेक इज इक्वल टू न्यू। अब इसके दो इम्प्लीमेंटेशन है, चाहे आप एरे डेक ला सकते हो, चाहे आप लिंक लिस्ट ला सकते हो, ठीक है। एरे डेक आपकी एरे लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन होती है, मतलब यूजिंग एरेज होता है। डेक आप क्रिएट करते हो यूजिंग एरे। अगर आप डेक क्रिएट करो यूजिंग लिंक लिस्ट, तो आप यहाँ पे लिंक लिस्ट यूज कर सकते हो। अभी आप मतलब यू कैन डिस्कस कि क्या फ़ायदे क्या नुकसान है। लिंक लिस्ट और एरे लिस्ट के पीछे हमने काफ़ी लंबी डिबेट की है, और मैंने आपको समझाया कि दोनों में क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं। तो सेम यहाँ भी अप्लाई होते हैं, ठीक है। सो अभी यहाँ पे कॉल लगाते हैं डेक डॉट ऑफर। अब यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन है मेरे पास, ऑफर, ठीक है। लेट्स से मैंने ऑफर में लिखा 1, फिर मैं लिखता हूँ डेक डॉट ऑफर 2, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ डेक डॉट
ऑफर फर्स्ट, इधर मैं लिखता हूँ 10 एंड देन मैं लिखूंगा अगर डेक डॉट ऑफर लास्ट एंड 15 या 9। तो अब आप मुझे बताओ कि हमारा डेक कैसा दिखेगा। अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो हमारा डेक कैसा दिखना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने सोचा होगा, बहुत सिंपल है, 1 इंसर्ट हुआ, फिर 2 इंसर्ट हुआ, 1 एंड 2 इंसर्ट हुए, फिर 10 1 के पहले आ गया तो 10 1 2 हो गया, और उसके बाद ऑफर लास्ट तो 9 लास्ट में आ गया। सो 10 1 2 9 विल बी दी ऑर्डर, ठीक है। लेट्स प्रिंट इट, 10 1 2 9 इज दी ऑर्डर, ठीक है। तो ऑफर क्या करता है, इंसर्शन एट द रियर एंड, मतलब आप रियर पे इंसर्ट कर रहे हो आगे बढ़ रहे हो, रियर पे इंसर्ट कर रहे हो आगे बढ़ रहे हो। सिमिलर टू ऑफर लास्ट, मतलब ऑफर बोलो या ऑफर लास्ट बोलो, दोनों सेम तरीके से काम करता है। ऑफर फर्स्ट क्या है, इंसर्शन एट द फ्रंट एंड। तो फ्रंट पे इंसर्शन तो होता नहीं है, डिलीशन होता है नॉर्मल क्यू में, लेकिन डेक में क्या होता है कि आप इंसर्ट कर सकते हो, दैट इज वाई उसका नाम ही है डबल एंडेड क्यू, ठीक है। सिमिलरली आप डिलीट भी कर सकते हो। सो लेट्स से मैं नॉर्मली लिखता हूँ डेक डॉट पोल फर्स्ट पोल लास्ट, ये रहा। सो आई कॉल पोल फर्स्ट, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, मेरा 10 डिलीट हो जाएगा, ठीक है, बेसिकली डिलीशन एट द फ्रंट। तो अब मेरा 10 गायब हो जाएगा और मेरा 1 to 9 बचेगा, ठीक। अगर मैं यहीं पे लिख देता हूँ डेक डॉट नॉर्मल पोल, ठीक है, तो नॉर्मल पोल भी क्या होता है, डिलीशन फ्रॉम द फ्रंट, तो आपका 1 ही डिलीट होगा, ठीक है। अब इसको भी देखें तो 1 गायब हो जाएगा। बट अगर मैं लास्ट से डिलीट करूँ तो क्या गायब होगा, 9 गायब होगा। डेक डॉट पोल लास्ट, तो ये क्या कर रहा है, लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर रहा है जा करके। सो आपका 9 गायब हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑफर फर्स्ट, ऑफर लास्ट, पोल फर्स्ट, पोल लास्ट काम करता है। एंड सिमिलरली क्या काम करने वाला है, पीक, ठीक है। तो लेट्स इंसर्ट फ्यू मोर एलिमेंट्स, कॉपी, एंटर, पेस्ट, एक एक वन लगा देते हैं सबके पीछे, कुछ नया ही बन जाएगा, ठीक है। सो अभी हमारा डेक कुछ ऐसा दिख रहा है। थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं इसको, 101 2 11 21 एंड 91, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि पीक हो एलिमेंट, तो आई से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है। अब ये आप मुझे बताना कैसे, क्या आंसर आना चाहिए, आप कमेंट करना। डेक डॉट पीक पहला, ठीक है। लेट मी कॉपी दिस, कॉपी पेस्ट एंड देन पेस्ट, ओके। सो एक हो गया आपका पीक, एक हो गया आपका पीक फर्स्ट, एक हो गया आपका पीक लास्ट। मुझे आप तीनों का आउटपुट बताओ, ठीक है। सो आई होप आपने सॉल्व किया होगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है पीक, उसका आंसर क्या आएगा, 101। जो पीक फर्स्ट है उसका आंसर क्या आएगा, 101। जो पीक लास्ट है उसका आंसर क्या आएगा, 91। सो इट शुड बी 101 101 एंड 91, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डेक काम करता है। नाउ यू कैन प्रिंट इट, आपको वेरी वेल पता है प्रिंट कैसे करना है। अगेन यू कैन यूज इनहेंस फॉर लूप, ठीक है। तो फॉर यहाँ पे यूज कर सकते हैं इंटीजर एंड देन एलिमेंट, ओके, एलिमेंट कोलन, इधर आ गया हमारा डेक, ओके। एंड देन वी कैन से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इधर आ गया हमारा एलिमेंट, एंड स्टिल हम सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्पेसेस वगैरह लगा देते हैं, प्रिंट एलन गायब कर देते हैं, जिससे कि थोड़ा तो ढंग का दिखे, ओके। सो या दैट्स इट, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से हमारा डबल एंडेड क्यू काम करता है। अब ये यूजिंग एरे डेक था, अब आप चाहो तो यहाँ पे बस हटा करके लिंक लिस्ट लिख सकते हो। एग्जैक्ट सेम इम्प्लीमेंटेशन, कोई चेंज नहीं, बस इंटरनली ऑब्वियसली जिस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया वो चेंज हो जाएगा। एरे के केस में आप अलग तरीके से ऑपरेशन करोगे, लिंक लिस्ट के केस में आप अलग तरीके से करोगे, दैट इज़ दी ओनली डिफरेंस, ठीक है। तो एरे डेक एंड लिंक लिस्ट आपका हो गया। तो ये सारे आपके ऑपरेशंस चल रहे हैं, ठीक है। बाय द वे जो भी स्पेसिफिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है कि कितने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या ऑपरेशन करता है, तो वो जब हम एक पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको इम्प्लीमेंट करके हर एक डेटा स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूँ। फिर चाहे वो क्यू क्यों ना हो, स्टैक क्यों ना हो, सारी चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इवन लिंक लिस्ट क्यों ना हो, सबको हम स्क्रैच से बनाएंगे। तो मैं आपको तब बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि इस पर्टिकुलर चीज़ की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है, ठीक है। इसलिए आज की वीडियो में हम बिल्कुल ही कलेक्शन फ्रेमवर्क की तरफ कंसंट्रेट कर रहे हैं, ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सोच रहे हैं, ना प्रॉब्लम सॉल्विंग का सोच रहे हैं। हम बस सोच रहे हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या क्या हमें प्रोवाइडेड हैं और वो क्या काम करते हैं, ठीक है। ग्रेट, चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब बात करते हैं डेक की। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि दो इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, आपके एरे डेक के और आपके लिंक लिस्ट के, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया कि इन जनरल जो भी डिफरेंस होता है उनके बीच में, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज आपका लिंक लिस्ट हमेशा इसमें बेस्ट काम करेगा, ठीक है। क्यों?
क्योंकि ये क्यों है, अगर ये लिंक लिस्ट के बेसिस पे है तो आपको पता है लिंक लिस्ट में स्टार्टिंग में भी इंसर्ट करना क्या है, बिग ऑफ 1 ऑपरेशन है, एंड में भी इंसर्ट करना क्या है, बिग ऑफ 1 ऑपरेशन है। कोई मेमोरी लिमिटेशन नहीं है, आप मतलब मेमोरी लिमिटेशन तो है बट आपको कॉपी नहीं करना पड़ता है ना, कहीं भी लिंक आप क्रिएट कर सकते हो। सो दैट इज वाई इसमें जो भी ऑफर फर्स्ट है या ऑफर लास्ट है या फिर पोल फर्स्ट इवन रिमूव करना, आपको पता है लिंक लिस्ट में रिमूव करना कितना आसान है, कोई शिफ्टिंग लॉजिक नहीं है, तो ये सारे बिग ऑफ 1 ऑपरेशन में काम करते हैं, है ना। और आपका पीक तो एनीवे हर किसी में बिग ऑफ 1 में ही काम करेगा क्योंकि आप जस्ट गेट करके दे देते हो। नाउ अगर हम एरे डेक के इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो अगेन सेम वही कॉन्सेप्ट जो अभी तक हम समझते आ रहे हैं सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, कि कैपेसिटी का इशू हो सकता है, ठीक है। अगर आपकी कैपेसिटी फुल हो गई है तो आपको कहीं ना कहीं कॉपी मेंटेन करनी पड़ेगी फिर से, तो इस केस में आपकी गड़बड़ी है। बट पोल फर्स्ट या पोल लास्ट में क्योंकि हम पॉइंटर्स मेंटेन करते हैं यहाँ पे, तो हमें शिफ्टिंग लॉजिक की जरूरत नहीं पड़ती, तो दैट इज बिग ऑफ 1। और जो हमारा पीक फर्स्ट पीक क्लास है दैट इज ऑल्सो बिग ऑफ 1। सो ये हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है डेक डेटा स्ट्रक्चर की। ओके चलो आगे चलते हैं। सो विद दिस वी हैव रैप्ड एरे डेक एंड डेक एज वेल। तो हमने 2 लाइंस कंप्लीट कर ली, अभी तीसरी पे चलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग, मेरा फेवरेट डेटा स्ट्रक्चर, मैं इसे बहुत यूज़ करता हूँ, मतलब ये दोनों दीज टू आर वन ऑफ माय फेवरेट डेटा स्ट्रक्चर्स, उसको मैं जितना यूज़ करूँ उतना कम है, ठीक है। तो नाउ सेट सेट डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, आइए उसकी बात करते हैं। तो जो आपका सेट डेटा स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि वो चीज़ों को क्या करता है, हमेशा यूनिक रखता है, ठीक है। सेट के अंदर आप कभी भी डुप्लीकेट्स स्टोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप कभी भी डुप्लीकेट्स इसके अंदर स्टोर कर ही नहीं सकते हो। और सेट कैसे पता करता है कि कोई एलिमेंट डुप्लीकेट है या नहीं, वो इक्वल्स मेथड का हेल्प लेता है, ठीक है। तो अगर आप 2 ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करो जैसे हमने आरएलएस में करके देखा था, इक्वल्स मेथड आपको बताना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये मेरा सेट है, अब ये मेरे पास 2 एलिमेंट्स है, 2 ज़्यादा है, 2 4 9 4 7 11। अब इसको मैं जब इंसर्ट करूँगा तो पहले 2 जाएगा, फिर नेक्स्ट 4 जाएगा, ठीक है, फिर 9 जाएगा, फिर आपका 7 जाएगा, फिर आपका 11 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा क्या हुआ, 4 2 बार था लेकिन इंसर्ट एक ही बार हुआ, डुप्लीकेट्स अवॉइड हो गए। तो सेट हमारा क्या करता है, हमेशा डुप्लीकेट्स को अवॉइड रखता है। अब सेट की कई सारी इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं, जैसे कि आपका एक हैश सेट होता है, ठीक है, आपका एक सॉर्टेड सेट होता है, आपका एक लिंक्ड हैश सेट होता है, ठीक है। सो अब इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है उसको पहले समझते हैं। तो जो हमारा हैश सेट होता है, जैसे कि हमारे पास एक टर्म है हैश, हैश मतलब क्या होता है कि आप कोड असाइन करते हो किसी चीज़ को, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक 2 गया, ठीक है, आपने 2 इंसर्ट किया, तो 2 को किसी एक कोड में कन्वर्ट किया जाएगा। जब आप 4 को इंसर्ट करो तो 4 को किसी एक कोड में कन्वर्ट किया जाएगा, तो वो कोड रैंडम होता है, इसलिए हैश सेट का कोई ऑर्डर डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। तो जब भी आप हैश सेट के अंदर एलिमेंट को स्टोर करते हो तो एलिमेंट्स यूनिक तो होते हैं लेकिन उनका कोई ऑर्डर नहीं होता। आप किसी भी ऑर्डर में इंसर्ट करो वो अंदर किसी भी ऑर्डर में पाए जाएंगे, ना आपका इंसर्शन ऑर्डर मैटर करता है ना सॉर्टेड ऑर्डर मैटर करता है, ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। तो हैश सेट की क्या प्रॉपर्टी है कि एलिमेंट तो यूनिक होगा बिकॉज दैट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सेट, लेकिन क्या नहीं होगा, आपका ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, ठीक है, ना इंसर्शन ऑर्डर ना कोई और ऑर्डर। जो आपका सॉर्टेड सेट है वो होता है ट्री सेट। ट्री सेट क्या करता है, आपके एलिमेंट्स को सॉर्ट कर देता है, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, दैट यू कैन चेक, ठीक है। तो इसको भी हम देखेंगे, सेम हम लैम्डा यूज कर सकते हैं, कंपैरेटर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सॉर्टेड ऑर्डर मेंटेन होता है चाहे इंक्रीजिंग चाहे डिक्रीजिंग। तीसरा और इम्पॉर्टेंट लिंक्ड हैश सेट। अब इसका नाम क्या है, लिंक्ड नाम जोड़ा गया है तो पता है लिंक्ड से क्या होता है, ये एक ऑर्डर फॉलो करने लगता है। विच ऑर्डर, अगेन इंसर्शन ऑर्डर, ठीक है। तो अगेन क्योंकि तीनों सेट हैं, बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, एलिमेंट्स हमेशा यूनिक होंगे, डुप्लीकेट्स अवॉइड होंगे। हैश सेट में क्या होगा, कोई ऑर्डर नहीं। सॉर्टेड सेट यानी कि ट्री सेट में क्या होगा, जिस भी ऑर्डर में आप यूज़र चाहे सॉर्ट करना कर सकता है, चाहे इंक्रीजिंग चाहे डिक्रीजिंग, बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीजिंग होता है। लिंक्ड हैश सेट क्या होता है कि वो हमेशा इंसर्शन ऑर्डर फॉलो करता है। अगर मैंने 2 को पहले इंसर्ट किया तो मेरे हैश सेट में पहले 2 ही मिलेगा, अगला 4 ही मिलेगा, अगला 9 ही मिलेगा। दिस ऑर्डर विल बी मेंटेन्ड इन योर हैश सेट। तो अगर आपको ऑर्डर भी मेंटेन करना है, यूनिक एलिमेंट्स चाहिए, गो विद लिंक्ड हैश सेट। अगर आपको यूनिक एलिमेंट्स चाहिए प्लस सॉर्टेड होने चाहिए, गो विद ट्री सेट। अगर आपको खाली एलिमेंट्स को यूनिकली स्टोर करना है, कोई ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, तो गो विद
हैश सेट। जनरली हैश सेट का काम कब आता है, जब आप चेक करते हो कि कोई एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये सेट बना दिया और मैं आपसे पूछूं क्या इसमें 9 प्रेजेंट है, तो आप कांस्टेंट टाइम में बता सकते हो कि 9 प्रेजेंट है। दिस इज द पावर ऑफ हैश सेट। ये वर्क करता है आपका कांस्टेंट टाइम में, ठीक है। बाकी इसकी और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे कि 4 अल्फा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होती है एक्चुअल में वो कहाँ से आती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी सीखेंगे कहाँ पे, ऑब्वियसली हैशिंग प्लेलिस्ट में। तो एनीवे उसको पीछे छोड़ते हैं और अभी हमारे इन 3 कलेक्शन फ्रेमवर्क को कॉल लगाते हैं। ओके, सो हैश सेट। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सेट इंटरफेस को कॉल करूँगा एंड देन मैं कहूँगा यार आप इंटीजर स्टोर करने वाले हो, ठीक है। आपका नाम मैं दे देता हूँ सेट, वेरी इनोवेटिव नेम, इज इक्वल टू न्यू हैश सेट, डन। अब अगेन एक मयान में हम 2 तलवार नहीं रखना चाहेंगे, सो आई एम जस्ट कॉलिंग इट स्टार, सारी तलवारें बुला लो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इंसर्शन। सेट डॉट इंसर्ट करने के लिए आपके पास मेथड होता है इसमें ऐड, ठीक है, 1 एंड देन आई कैन कीप ऑन एडिंग। तो मैं इसमें और एलिमेंट्स ऐड करता हूँ। ओके, सो मैंने इस सेट में एलिमेंट्स को ऐड किया है 18438, ठीक है। सो अब इसे प्रिंट करते हैं। सो फॉर इंटीजर एलिमेंट कोलन, इधर आ जाएगा हमारा सेट, ठीक है, एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इधर हम लिख सकते हैं एलिमेंट प्लस इधर स्पेस ऐड किया, सेव एंड देन लेट्स रन दिस। 1348 1, देन नेक्स्ट एलिमेंट आपका 8 होना चाहिए था बट आया नहीं, ठीक है, बिकॉज अगेन दिस इज हैश सेट, नो ऑर्डर विल बी मेंटेन्ड। 1348, आप देखो 8 आपने 2 बार इंसर्ट किया था, डुप्लीकेट्स को अवॉइड किया गया है। तो इस तरीके से आपका सेट काम करता है, ठीक है। अब अगर मुझे इसको रिमूव करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेट डॉट रिमूव, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या कॉल करने वाला हूँ, आई कैन से 8। अब ये जो रिमूव है ये आपका इंडेक्स लेता ही नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट ही लेगा, तो आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है कि इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ जो भी, ये अपने आप हैंडल कर लेता है। तो अब अगर हम इसको ऊपर कॉल लगाएं, ठीक है, इसके बाद प्रिंट करें, तो हमारा एक जो 8 पड़ा है बेचारा वो भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, 134, ठीक है। ये भी हमारा रिमूव हो गया। तो इस तरीके से हमारा सेट काम करता है। आप इंसर्ट कर सकते हो एलिमेंट को ऐड यूज़ करके, आप रिमूव कर सकते हो रिमूव यूज़ करके, एंड देन अगर आपको पता करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड इसमें होता है पता करना, ठीक है। सो लेट्स चेक कि कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कौन सा नहीं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सेट डॉट कंटेन्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो 1, तो ये ट्रू या फॉल्स देगा। अब हमारे सेट में 1 है अभी, तो क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। लेट्स रन दिस एंड यू कैन सी ट्रू, ठीक है। अगर मैं कहूँ क्या 10 एग्जिस्ट करता है, तो नहीं करता है, अब क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा, सही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, कंटेन्स, कांस्टेंट टाइम में आपका वर्क करता है। तो सेट के अंदर भी हमने ऑपरेशंस देख लिया। अब ये क्या था, हैश सेट था। अब सिमिलरली मैं इसकी एक कॉपी बनाता हूँ एंड वहाँ पे हम लिंक्ड हैश सेट को देखेंगे। ओके, सो मैंने लिंक हैश सेट नाम की एक क्लास बनाई है, बट इसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें कॉपी कर लाता हूँ, ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। अब ओनली चेंज आई एम गोइंग टू डू हियर इज, मैं ये हैश सेट की जगह पे क्या लिख दूंगा, लिंक्ड हैश सेट, दैट्स इट, ठीक है। ज़्यादा ही चेंज हो गया। ओके, तो अब देखो क्या होगा कि अब आपका इंसर्शन ऑर्डर देखना 18438, ठीक है, एंड मैं 8 का जो रिमूव वाला पार्ट है उसको हटा देता हूँ, ठीक है, एंड आई एम कमेंटिंग इट फ्रॉम हियर एज वेल। ओके, सो लेट मी रन दिस। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। 1843 1, देन 8, देन 4 एंड देन 3, आपका इंसर्शन ऑर्डर परफेक्टली मेंटेन्ड है। ये आपका लिंक्ड हैश सेट होता है, कितनी भी बार चलाओ ये मेंटेन ही रहेगा, ठीक है। बट सेट की जो मेन प्रॉपर्टी कि आपके डुप्लीकेट्स नहीं आ सकते, तो 8 नहीं आया दोबारा, है ना। अब अगर आप यहाँ पे रिमूव करते हो तो 8 आपका डिलीट हो जाएगा, यू कैन सी ओनली 143 एंड फॉल्स, सही है। तो इस तरीके से आपका क्या काम करता है, लिंक्ड हैश सेट काम करता है। ये सारी आपके यूटिल में है, ठीक है। इसको भी आप स्टार कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है अलग से कॉल वगैरह लगाने की, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लिंक्ड हैश सेट काम करता है, सही है। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या आने वाला है, ऑब्वियस सी बात है, सॉर्टेड वाला ट्री सेट, ठीक है। ओके, सो मैंने यहाँ पे क्लास बनाई है ट्री सेट डेमो, ठीक है, कुछ भी अभी किया नहीं है। अब अपने लिंक्ड हैश सेट को उठा के करते हैं कॉपी, ठीक है, इधर करते हैं पेस्ट, और ओनली चेंज दैट आई एम गोइंग टू डू हियर इज, यहाँ पे ट्री सेट आ जाएगा, सही है। अब जो मैंने रिमूव किया है इसको कर देता हूँ कॉमेंट। अब अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो आप देखो एक सॉर्टेड ऑर्डर मुझे दिखेगा, कैसा, इंक्रीजिंग ऑर्डर,
ठीक है, ये देखो 1 3 4 8 इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट सॉर्ट हो गए। क्यों? क्योंकि ये आपका ट्री सेट है। ट्री सेट आपका सॉर्टेड ऑर्डर मेंटेन करता है बाय डिफॉल्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब अगर मुझे इसे डिक्रीजिंग करना हो तो मैं क्या करूँगा, आई विल जस्ट कॉपी दिस, ठीक है, इसको मैंने कर दिया एंटर पेस्ट एंड इसका मैं नाम दे देता हूँ मैक्स सेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, सेम वही चीज़, लैम्डा एक्सप्रेशन ए कॉमा बी, ठीक है, ये वाला साइन, देन वी कैन से बी माइनस ए। तो ये क्या हो गया, आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया, ठीक है। लेट मी जस्ट चेंज इट टू मैक्स सेट। ओके, सो मैंने यहाँ पे मैक्स सेट बना लिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ किया है बी माइनस ए, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर आना चाहिए। अब देखते हैं क्या आएगा, बिल्कुल 8431, ठीक है। तो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं, अगर आपको चेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर तो आप लैम्डा यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट अगेन कंपैरेटर का ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, या फिर कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये तीनों सेट्स काम करते हैं। ओके, सो अब हम सेट का डिस्कशन करेंगे। तो अगेन मैंने आपको बताया कि हैशिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे हम एक वैल्यू को उठाते हैं, उसको हैश मेथड के अंदर इंसर्ट करते हैं और एक यूनिक कोड जनरेट करते हैं। उस यूनिक कोड को हम हैश कोड कहते हैं। अब ऑब्वियसली हर बार हम यूनिक कोड जनरेट नहीं कर सकते, तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन, उसको हम और अच्छे से हैशिंग प्लेलिस्ट में पढ़ेंगे। बट जो हमारा हैश सेट है वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो थ्योरेटिकली हम हमेशा बिग ऑफ वन ऑपरेशन में हमारा एडिशन, रिमूवल एंड कंटेन्स चेक कर सकते हैं। सर्च भी आपका बिग ऑफ वन में होता है क्योंकि यूनिक कोड जनरेट हो रहा होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो दैट इज वाई दिस इज बिग ऑफ वन ऑपरेशन। अब लिंक्ड हैश सेट भी सेम तरीके से काम करता है, बट ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे क्या मेंटेन होता है, आपका ऑर्डर मेंटेन होता है। तो ये भी आपका बिग ऑफ वन में काम करता है। ट्री सेट एक्चुअली आपका उल्टा ही कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये आपका बाइनरी सर्च ट्री से इम्प्लीमेंटेड होता है, और स्पेसिफिक वे में अगर आपको बताना हो तो इसको हम कहते हैं सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री, और इसका एक अनोखा नाम होता है रेड ब्लैक ट्री। इतना आपको समझने की जरूरत नहीं, बस आप इतना समझ सकते हो कि इसमें सारे ऑपरेशन लॉगरिथमिक ऑफ एन होते हैं। क्यों लॉग ऑफ एन होते हैं? लॉग ऑफ एन आपकी हाइट होती है आपकी ट्री की, ठीक है। तो क्योंकि ये सेल्फ बैलेंस्ड होता है तो कोई भी स्क्यूड कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अब अगेन मैं इसको जितना बताता जाऊंगा उतना आप कंफ्यूज होते जाओगे, क्योंकि हमने अभी तक नहीं पढ़ा है ना ट्रीज को, तो आपको समझ नहीं आएगा। इसको आप और अच्छे तरीके से ट्री डेटा स्ट्रक्चर में ही समझोगे। बट अगेन ट्री से अगर आपको यूज़ करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सॉर्टेड ऑर्डर मेंटेन कर सकता है, क्योंकि ये सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री होता है। इतना बोलना इज इनफ। कोई भी इंटरव्यू में आपसे इससे आगे नहीं पूछेगा। लॉगरिथमिक ऑफ एन इसके सारे ऑपरेशन होते हैं, और व्हाट इज लॉग ऑफ एन कोई आपसे पूछे तो हाइट ऑफ दिस बाइनरी ट्री, ठीक है। बस इतना इनफ है। तो आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हमने कुछ और विकेट्स गिरा दिए, यानी कि सेट भी गया, ट्री सेट भी गया, हैश सेट भी गया, लिंक्ड हैश सेट भी गया। सॉर्टेड सेट एक्चुअली अभी नहीं जा पाया, मैंने सेट के थ्रू आपको बता दिया। आप उसकी जगह पे सॉर्टेड सेट भी लिख सकते हो। सेम वही आप देखो, सॉर्टेड सेट ऊपर से ही आ रहा है, ठीक है। तो आप सॉर्टेड सेट भी डायरेक्टली ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ये भी आपका एक तरीके से कंप्लीटेड है, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स। नाउ लास्टली अब मैं मैप भी आपको सेम तरीके से बताऊंगा, कुछ रेफरेंस आपको दिखाता हूँ। सेट मैप, सॉर्टेड मैप, ट्री सेट ट्री मैप, हैश मैप, लिंक्ड हैश सेट लिंक्ड हैश मैप। तो सेम ही प्रॉपर्टीज हैं जो यहाँ पे भी डिस्कस होनी है, बट सेट और मैप में बेसिक डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। ओके, सो एक मैप की डेफिनेशन क्या होती है? मैप की डेफिनेशन होती है की वैल्यू पेयर्स, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, की वैल्यू। अब जो आपका की होता है वो हमेशा क्या होगा? यूनिक होने वाला है, ठीक है। यानी कि अगर मैंने सेम की को इंसर्ट किया मल्टीपल टाइम तो पुरानी वैल्यू अपडेट हो जाती है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 2 एंड 7, तो 2 हमारी की है, 7 हमारी वैल्यू है, 3 हमारा की है, 1 हमारा वैल्यू है, 9 हमारी की है, 8 हमारा वैल्यू है, ठीक है। वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती, हो सकता है ये 7 हो जाता, दैट्स फाइन, लेकिन की हमेशा यूनिक होगी। आपको दोबारा दूसरा 2 आप यहाँ इंसर्ट नहीं कर सकते। करने की कोशिश करोगे तो पहले वाले 1 की वैल्यू को ही जाके अपडेट कर देगा, ठीक है। तो मैप हमारा इस तरीके से काम करता है की वैल्यू के पेयर्स में। अब जो भी है हमारे, एक है हमारा हैश मैप, ठीक है। तो हैश मैप अगेन क्या करता है? कीज का हैश बनाता है, फिर इंसर्ट करता है। तो वैल्यूज यूनिक तो होती हैं, बट कोई भी ऑर्डर नहीं होता, ना इंसर्शन ना ही सॉर्टेड। नेक्स्ट है हमारा ट्री मैप, ठीक है। तो अगेन ट्री मैप क्या होगा? एक सॉर्टेड मैप होगा। कैसा सॉर्टेड? की के बेसिस पे सॉर्ट, ठीक है। तो की हमारी सॉर्टेड होती है, तो सॉर्टेड कीज होती हैं, ठीक है। वैल्यूज नहीं होती कभी भी, सॉर्टेड कीज होती हैं, सही है।
तो ये हमारा ट्री मैप हो गया, बाय डिफॉल्ट इंक्रीजिंग, आप उसको डिक्रीजिंग भी बना सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, हैश मैप हो गया, ट्री मैप हो गया, लिंक्ड हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप। अब ये क्या करता है, जैसा कि नाम सजेस्ट करे, जैसा कि हमने देखा था, ये आपका इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है। किसका इंसर्शन ऑर्डर, कीज का इंसर्शन ऑर्डर, ठीक है, इंसर्शन ऑर्डर ऑफ कीज इज मेंटेन्ड, ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टी है, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि मैप क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स, ठीक है। अब इसका सबसे ज़्यादा यूज केस जो डीएसए के अंदर होता है वो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको एक एरे दिया 22417 8 और मैं आपसे पूछूं कि यहाँ हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप क्या करोगे, आप एक एक करके अपने मैप में इंसर्ट करोगे। आप कहोगे यार 2 फ्रीक्वेंसी है 1, डन। नेक्स्ट आप देखोगे 2, अगेन आप कहोगे फ्रीक्वेंसी हो गई 2। नेक्स्ट आप देखोगे 4, आप कहोगे यार 4 फ्रीक्वेंसी हो गई 1। नेक्स्ट 1 मैप में नहीं है, इंसर्शन फ्रीक्वेंसी 1। 7 मैप में नहीं है, इंसर्शन फ्रीक्वेंसी 1। 8 नहीं है, इंसर्शन फ्रीक्वेंसी 1। तो इस तरीके से आपका हैश मैप आप यूज़ करते हो जनरली डीएसए के अंदर, जब हम क्या निकाल रहे होते हैं, हम फ्रीक्वेंसी निकाल रहे होते हैं किसी भी पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर की। इट कैन बी एन एरे, इट कैन बी अ लिंक्ड लिस्ट, एनीथिंग, ठीक है। मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर, आई विल टेल यू, ठीक है। तो आइए इसको भी फटाफट से कोड करते हैं, समझते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं हमारे मैप को। अब मैप होता है की वैल्यू पेयर्स, सो की को लेट्स से हम लिख देते हैं इंटीजर एंड वैल्यू को हम बना देते हैं स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग बना दी वैल्यूज की। एंड इसको हमने बहुत ही इनोवेटिव नाम दे दिया विच इज अ मैप, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। पहले हम हैश मैप की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। ओके, मैप में वैल्यूज इंसर्ट कैसे होती है, तो मैप के पास एक मेथड होता है डॉट पुट। पुट क्या करता है, सबसे पहले आप की लिखते हो, देन आप क्या लिखते हो, वैल्यू लिखते हो। तो 1 एंड लेट्स से शाश्वत, ठीक है। देन हम लिख सकते हैं मैप डॉट पुट, इधर आ जाएगा 2 शिखर, ठीक है। एंड लेट्स इंसर्ट सम मोर नेम्स, ठीक है, काफी इंसर्शंस हो गए। सो अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो फॉर लूप मैंने लगा दिया। मैप के केस में थोड़ा अलग होता है, मैप डॉट एंट्री आप यूज कर सकते हो, और भी दो तरीके हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो हमारा मैप कैसा है, इंटीजर की है और स्ट्रिंग वैल्यू है, इसको हम नाम दे सकते हैं एंट्री कोलन, ठीक है। अब इधर हम लिखेंगे मैप डॉट एंट्री सेट, ओके, and then we'll start printing, so system dot out dot print, ठीक है, ln नहीं लिखते। एंड इधर हम लिखेंगे एंट्री डॉट गेट की, ठीक है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा एरो टाइप का बना देते हैं एंड प्लस एंट्री डॉट गेट वैल्यू, ठीक है। सो अब अगर हम इसे रन कराएं तो आप देखो हमारा मैप कैसे दिखेगा। तो ओके, आई थिंक प्रिंट एलन इज अ बेटर ऑप्शन, लेट मी रन अगेन। ओके ओके, बढ़िया। सो 1 शाश्वत, 17 दिनेश, 2 शिखर, 7 राजेश। एज यू कैन सी, नो इंसर्शन ऑर्डर, नो सॉर्टेड ऑर्डर। मैंने क्या किया था, इन्होंने क्या कर दिया, बट एनीवे दैट्स फाइन, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग एंट्री। और प्रिंट करने का क्या तरीका है, गेट कीज आप प्रिंट कर सकते हो यूजिंग कीज। सो हम लिख सकते हैं मैप डॉट की सेट, ठीक है। अब की सेट, की हमारा क्या है, की हमारा इंटीजर है, सो वी कैन डायरेक्टली राइट हियर इंटीजर, ठीक है, इंटीजर कीज एंड या की नाम दे देते हैं इसका, ठीक है। तो यू कैन जस्ट कॉपी दिस एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं की। अच्छा, अब मैप में अगर आपके पास की हो तो आप वैल्यू कैसे निकालते हो, मैप डॉट गेट, ठीक है, एंड यहाँ पे आप पेस्ट कर देते हो अपनी की को। तो विद दी हेल्प ऑफ की हम वैल्यू निकाल सकते हैं, बट विद दी हेल्प ऑफ वैल्यू हम की नहीं निकाल सकते, ठीक है। सो लेट्स रन दिस, बट इसके पहले मैं यहाँ पे एक वो लगा देता हूँ, प्रिंट यूजिंग कीज, ठीक है। देन हम इसको करते हैं कॉपी, एंटर, पेस्ट। नेक्स्ट इज प्रिंट यूजिंग वैल्यूज, ठीक है। तो एक तो की सेट हो गया, दूसरा आपका क्या हो जाता है, वैल्यूज हो जाता है, ओके। तो आप डायरेक्टली वैल्यूज को प्रिंट करते हो। तो यहाँ पे हमारे पास था स्ट्रिंग एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा नेम। तो इस केस में हम की पता नहीं कर पाएंगे अनफॉर्चुनेटली, बट हम डायरेक्टली वैल्यूज पता कर चुके हैं, तो वी कैन डायरेक्टली राइट नेम, ठीक है।
तो लेट्स रन दिस अगेन। तो आप देखो पहला वाला शाश्वत दिनेश शिखर राजेश, दूसरा वाला प्रिंट यूजिंग कीज ऑलमोस्ट सेम, बट लास्ट वाले में सिर्फ वैल्यूज प्रिंट हुई। तो ये अलग अलग तरीके हैं आपके मैप को प्रिंट करने के। अगर आपको पता करना हो कि आपके मैप में कोई की एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो उसके लिए कंटेन्स की एक मेथड है, डॉट प्रिंट एल एन, लेट्स से मैप डॉट कंटेन्स की। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे पता करना है कि क्या 19 एग्जिस्ट करता है या नहीं। सो इसका आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर देखो फॉल्स आ गया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इनको दोनों को कमेंट कर देते हैं, अदरवाइज हमारा आउटपुट बार नीचे नीचे आ रहा है। लेट्स रन दिस अगेन। सो ये देखो फॉल्स आ गया। ठीक है, कंटेन्स की आपका फॉल्स आ गया। अब सिमिलरली आप कंटेन्स वैल्यू भी यूज़ कर सकते हो, ऑल्दो कंटेन्स की फास्ट होता है, आपका हैश्ड होता है, बट वैल्यूज आपका लीनियर सर्च होता है, तो बहुत टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वेस्ट होता है उसमें। सो मैप डॉट कंटेन्स वैल्यू अगर आप करो और यहाँ पे लिख दो शाश्वत। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं तो ये आपका ट्रू आना चाहिए। ठीक है, ट्रू, बिकॉज हमारे मैप में शाश्वत एग्जिस्ट करता है एज अ वैल्यू। ओके, सो दिस वॉज कंटेन्स की, दिस वॉज कंटेन्स वैल्यू। नेक्स्ट क्या हो सकता है, तो और भी ऑपरेशन होते हैं, जैसे मुझे अपडेट करना है, मान लो मुझे दिनेश का सरनेम ऐड करना है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा मैप डॉट पुट। ठीक है, की तो मुझे पता ही है, की है 17। अब मैं इसमें वैल्यू क्या रखना चाहता हूँ, तो पहले मुझे गेट करना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा मैप डॉट गेट 17। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि देखो आपका फॉर्मेट क्या होता है, मैप डॉट पुट की कॉमा वैल्यू। तो मैं यहाँ जो भी इंसर्ट करूँगा वो इंसर्ट मतलब वो अपडेट हो जाएगा। सो लेट मी राइट इट हियर। ठीक है, मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग फुल नेम। ओके, सो इससे थोड़ा सा आपको इजीली समझ में आएगा। मैंने लिखा मैप डॉट गेट 17 कॉन्कैटिनेटेड विद प्लस पांडे लिख देते हैं, दिनेश पांडे। ठीक है, पंडित लिखना चाहिए, वो कौन सी मूवी आई थी उसमें दिनेश पंडित था ना, ऐसा कुछ था आई थिंक। तो फुल नेम, अब हम यहाँ पे फुल नेम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने देखो क्या किया, बड़े ही चालाकी से गेट किया दिनेश को, उसमें पंडित ऐड किया और उसको पुट कर दिया। ठीक है, सो नाउ इफ आई प्रिंट माई, और आई शुड डू इट अबव। ठीक है, लेट मी जस्ट कट दिस। ओके, एंड हम प्रिंट के पहले सब कारनामा करते हैं, जैसे कि हम अपना प्रिंट तो देख पाए एटलीस्ट। सो नाउ लेट मी रन दिस, और आप देखो आपका दिनेश दिनेश पंडित बन गया। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज़ होता है, मान लो हमें नहीं पता ना कि हमारा की एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 6, तो 6 एग्जिस्ट नहीं करता। अब अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो ये आपका देखो क्या आ जाएगा, नल पंडित। ठीक है, नल पंडित क्यों आ रहा है, क्योंकि मैप डॉट गेट 6 आपको क्या रिटर्न कर रहा है, नल रिटर्न कर रहा है, और आप नल को कॉन्कैटिनेट कर दे रहे हो। समझ में आ रहा है, मतलब अलग ही खेल चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो एक मेथड होता है गेट और डिफ़ॉल्ट। फॉर एग्जांपल अगर मुझे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, कॉपी, ठीक है, स्ट्रिंग आई से डिफ़ॉल्ट नेम। ठीक है, डिफ़ॉल्ट नेम। ओके, सो मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट, ये एक मेथड है। तो मैं जब इसमें की पास करूंगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने पास किया 90। ठीक है, अब मुझे नहीं पता 90 की प्रेजेंट है या नहीं है, तो मैं एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू साथ में दे दूंगा। अब मेरी मैप की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है स्ट्रिंग पे, तो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू मुझे स्ट्रिंग देनी पड़ेगी। सो आई कैन गिव एनी वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैं नॉर्मल नेम दे रहा हूँ राहुल, क्योंकि राहुल नाम तो सुना ही होगा। ओके, तो पता नहीं क्या बोलता रहता हूँ मैं। एनीवे, तो राहुल हो गया एंड ओके, तो ये अब डिफ़ॉल्ट नेम आ गया। नाउ आई जस्ट डू अ कॉपी पेस्ट एंड यहाँ पे 90। ठीक है, तो देखो 90 ऑल्दो एग्जिस्ट नहीं करता मेरे मैप में, बट मुझे राहुल मिल गया और मैंने उसमें क्या किया, पंडित को ऐड किया और उस राहुल पंडित को मैंने 90 में इंसर्ट कर दिया, तो मेरे मैप में 90 पे राहुल पंडित भी आ जाएगा। ये देखो, क्लियर। तो इस तरीके से हमारा हैश मैप काम करता है। तो इसके गेट और डिफ़ॉल्ट मेथड क्या है कि आप गेट करो, नहीं है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दो। अब मान लो है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं 17 को ही गेट करता तो 17 ऑलरेडी एग्जिस्ट हियर, 17 की वैल्यू क्या है, दिनेश है, तो वो दिनेश ऑलरेडी आ जाता। ठीक है, तो ये राहुल से अपडेट नहीं होता, मैं अगेन उसको दिनेश पंडित ही बनाता। तो दिनेश को नहीं, जैसे शाश्वत को तिवारी बनाते हैं। ठीक है, बनाना क्या मतलब है ही, तो 1 ले लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं तिवारी। ठीक है, एंड यहाँ पे आकर के 1 कर देते हैं। ओके, सो नाउ व्हेन आई विल रन इट,
तो देखो शाश्वत तिवारी बन गया। क्यों? क्योंकि वन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, वन का की एग्जिस्ट करता था, उससे शाश्वत उठ के आ गया, तो आपका राहुल नहीं आया। राहुल कब आएगा? जब वन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। दिस इज द डिफॉल्ट केस। ठीक है, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? तो अगेन लेट मी चेंज इट टू 90, बेटर है, समझ में अच्छे से आएगा। तो ये हैं हमारे मैप के कुछ मेथड्स। इसमें मैंने आपको इंसर्ट करना सिखाया यूजिंग पुट, अपडेट करना सिखाया यूजिंग अगेन पुट, देन मैंने आपको कंटेन्स की मेथड बताया, ठीक है, कंटेन्स वैल्यू मेथड बताया, हमने 3 तरीके से प्रिंट करना सीखा। दैट्स मोर देन इनफ। आपको अगर इतना पता है तो यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग डीएसए प्रॉब्लम्स। सो एनीवे, ये था हमारा हैश मैप। अब सिमिलरली क्या सीखते हैं? लिंक्ड हैश मैप। सो लिंक्ड हैश मैप नाम की एक क्लास बना ली है। अब हैश मैप के अंदर जो कुछ भी था उसको सबको मैं क्या कर लेता हूँ, सिंपल कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी, इधर आकर के एंटर पेस्ट, ओके, एंड मैं बस यहाँ पे हैश मैप की जगह लिंक्ड हैश मैप कर दूंगा, और कोई डिफरेंस नहीं। अब यहाँ पे फ़ायदा क्या होगा? इंसर्शन ऑर्डर आपका मेंटेन हो जाएगा, 1 to 717, ठीक है, एंड 90। अब यही ऑर्डर आपको दिखेगा, देखो, 1 to 717 एंड 90। बाकी चीज़ें एज इट इज़, ठीक है, जो इंसर्शन हो रहा है हो रहा है। की प्रेजेंट है नहीं, फॉल्स, ठीक है, हमारा 19 है ही नहीं कहीं पे। वैल्यू प्रेजेंट है शाश्वत, यस, ट्रू आ गया, ठीक है। देन आपने गेट करके पंडित ऐड किया दिनेश में, अगेन वो भी अपडेट हो गया। बट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या है इस हैश मैप की, कि यहाँ पे कीज क्या है? इंसर्शन ऑर्डर फॉलो कर रही है, जिस ऑर्डर में आपने इंसर्ट किया है। अगर आप इस ऑर्डर को ऊपर नीचे कर दो, 2 को पहले कर दो, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग को लगेगा यार ये तो सॉर्टेड ऑर्डर है, बट लेट्स से मैंने अगर 2 को ऊपर कर दिया तो 21717 ये ही आएगा। ठीक है, अब देखो 21717 एंड 90 तो है ही। समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट? तो या ये था हमारा लिंक्ड हैश मैप। अब सिमिलरली थर्ड चीज देखते हैं, विच इज व्हाट, ट्री मैप। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक ट्री मैप बनाया है। अभी अपने लिंक्ड हैश मैप को एज इट इज कर लेते हैं कॉपी पूरा, ठीक है, एंड हटा दो इसको, इधर करते हैं पेस्ट, और लिंक्ड हैश मैप को जस्ट मैं चेंज कर दूंगा ट्री मैप में। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 to 717 एंड 90। ठीक है, ये देखो 1 to 717 एंड 90। बाकी फंक्शन सारे एज इट इज कंटेन्स वैसे ही काम कर रहे हैं, सब वैसे ही काम कर रहा है, खाली ऑर्डर यहाँ पे डिफरेंट है। अब अगर मुझे इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना है तो कैसे बनाऊंगा? अगेन आई कैन कॉल माई लैम्डा a, b, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए b-a। ओके, दैट्स इट। अब इसको रन करा देते हैं, ये की के बेसिस पे हो जाएगा। तो आप देखो 90 17 7 2 1, ठीक है। समझ में आया आपको? तो इस तरीके से आपका ट्री मैप भी काम करता है। ओके, सो अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैप डिस्कस करते हैं। अगेन ये हैशिंग कॉन्सेप्ट पे है, तो बिग ऑफ 1, ठीक है, ये तो आपका इनएविटेबल है, जैसा कि हमने सेट के केस में देखा था, वैसा ही यहाँ पे भी है कि सारा ऑपरेशन आपका बिग ऑफ 1 में होता है, बिकॉज हैशिंग आपका यूनिक चीज जनरेट करता है। जहाँ बात आती है आपके ट्री मैप की, तो ट्री मैप का कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है? अगेन आपके रेड ब्लैक ट्री को यूज करता है, जो कि अगेन क्या है, सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री है। तो इसलिए इसके सारे ऑपरेशन लॉगरिथमिक ऑफ एन में होते हैं, ठीक है, चाहे आपका पुट हो, गेट हो, रिमूव हो, या कंटेन्स की हो। तो यार ये था, विद दिस वी कैन रैप दिस वीडियो। काफ़ी सारे डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने सीखा, अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स कैसे काम करते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अब जब हम एक एक करके एक एक डेटा स्ट्रक्चर को उठाएंगे अगले कुछ वीडियोज़ में, तो आपको और क्लैरिटी मिलती जाएगी चीज़ों के बारे में। एंड या दैट्स इट। तो ये था आज की वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, इजी लगी हो, बहुत ज़्यादा हार्ड ना लगी हो, जैसा कि आप लोगों के फीडबैक्स थे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ये जितने भी मेहनत करता हूँ, जितने भी वीडियोस बनाता हूँ, सिर्फ इसीलिए बनाता हूँ कि आप तक पहुँच पाए, आपको पसंद आए, आपको समझ में आए। तो अगर आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड